हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी जो 10th क्लास के फिजिक्स में ऑप्टिक्स चैप्टर है, ऑप्टिक्स में हम लोग को पता है कि 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा है मानव नेत्र वही रंग बिरंगा संसार। ओके, तीनों चैप्टर में न्यूमेरिकल्स की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन में न्यूमेरिकल से, अपवर्तन में न्यूमेरिकल से और मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष होता है उन दोष से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम सभी न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स में हम लोग प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल बनाने के जो तरीके होते हैं वो पूरा तरीका डिस्कस किया चुका है। साथ ही साथ विद्यासागर आंकिक भौतिकी में जो 21 प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रश्नों में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें, वहाँ पर दिखाई दे रहा हो आपको, उसको क्लिक करो और वीडियो देख लें। वो कंप्लीट करने के बाद ही आप ये दोनों देखने हैं। ठीक है, तो बता दें आज की क्लास में हम सभी प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, साथ ही साथ दृष्टि दोष से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, आखिर क्या क्या जानकारी रहेगा तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे आगे हम वो सभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे क्वेश्चन बनाया जा सके। ये सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये सीखने के बाद जो विद्यासागर आंकिक भौतिकी है उसमें टोटल इन दोनों चीज़ से मिलाकर 31 प्रश्न दिए गए हैं। 31 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें आपको कैसे करना है। सबसे आगे कॉन्सेप्ट सीखना है, ध्यान से देखिए, समझिए, कॉपी में नोट कीजिए, याद कीजिए। आपको लगता है कि याद हो गया, जानकारी हो गया, उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन खुद से आप ट्राई कर लीजिए और ट्राई करने के बाद इन पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए। इससे आपको ये पता लगेगा आपने कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया। कोई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप सोचे होंगे किसी और तरीके से आपको मिलेगा, कोई और तरीके से हो सकता है वो तरीका बेहतर हो। तो इस तरह करके क्या करना है, इसको कवर करना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे आगे हम लोग अपवर्तन और दृष्टि दोष से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे पहले कहाँ से आ सकता है, तो आपने अपवर्तनांक पढ़ा होगा। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अभी जो अपवर्तनांक है ना, दो टाइप का हो सकता है। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। तो सापेक्ष अपवर्तनांक बोले या आपेक्षिक अपवर्तनांक बोले, बात क्या है, एक ही है। इसे हम लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। अपवर्तनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक को एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आपेक्षिक अपवर्तनांक को रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है ना, कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक हम जब निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं उस हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी एक ही माध्यम का होगा जिसका हमें अपवर्तनांक निकालना है। तो मान लीजिए कोई माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग या तो एन लिखते हैं या म्यू लिखते हैं। एन लिखते हैं या म्यू लिखते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को एन या म्यू से डिनोट किया जाता है। मान लेते हैं माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालना है, निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 लिखेंगे। माध्यम 2 का तो N2 लिखेंगे। सर किसके सापेक्ष कुछ नहीं बात किया गया है तो किसके सापेक्ष होगा, निर्वात के सापेक्ष होगा। कभी कभी आपको ऐसा पूछा जाएगा इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, उसमें निरपेक्ष आपेक्षिक कुछ नहीं बोला जाएगा। तो जब कुछ नहीं बोला गया इसका मतलब क्या होगा, वो निर्वात के सापेक्ष बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात किया जा रहा है। ठीक है, ये आगे अब बात करते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक में पता है क्या होता है, किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष दिखाया जाता है। तो मान लेते हैं आपसे बात करते हैं माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। इसको हम कैसे लिखेंगे, इस समय से लिखेंगे N12। इसका मतलब क्या हुआ, माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं N1 यानी 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष, तो 2 यहाँ लिख सकते हैं। इन दोनों में आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर से हम बताते हैं आपको, N लिखे या म्यू लिखे बात एक ही है। तो आप लोग जो NCERT किताब पढ़ते होंगे उसमें क्या लिखा गया, N लिखा है। क्या लिखा गया है, अपवर्तनांक को इनिशियल में क्या लिखे चलेंगे, N लिखे चलेंगे। ओके, हालांकि आप म्यू भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि N12 का मतलब क्या हुआ, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, और N21 का मतलब क्या हुआ, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। मान लीजिए हमेशा कोई बोले N, मान लीजिए हम लिख दे हीरा, इसका मतलब क्या होगा, हीरा का अपवर्तनांक कुछ नहीं लिखा है, किससे सापेक्ष होगा, निर्वात के सापेक्ष यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। मान लीजिए हम लिख दिए कांच, इसका मतलब क्या होगा, हीरा का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। इसको हमेशा भी लिख सकते थे, कांच यहाँ न लिख कर करते हैं, यहाँ लिख दे, यानी हीरा का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। मान लो हम कभी ऐसा लिख दिए N35, इसका मतलब क्या होगा, माध्यम 3 का अपवर्तनांक माध्यम 5 के सापेक्ष। तब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, N बराबर C/V, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल गया।
एन बराबर सी बाई भी। इसमें कौन क्या आपको पता होना चाहिए, तो एन क्या है, एन क्या है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है निरपेक्ष अपवर्तनांक, नहीं लिख रहे हैं, किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम का, यहाँ लिखते हैं माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। सी क्या है, तो सी है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल का मान आपको पता होगा कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। भी क्या है, तो भी है माध्यम में प्रकाश की चाल। कौन माध्यम, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात की जा रहा है। तो भी क्या है, भी है माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक वाला बात। तो यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का बात किया जाए, उसमें किसी अन्य माध्यम का बात नहीं किया जाए, यानी किसका बात किया जा रहा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का ही बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक जितना हमने बात किया, इसमें एक फॉर्मूला मिला हमें, क्या मिला, एन बराबर सी बाई भी, जहाँ एन क्या है, सी क्या है, भी क्या है, आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक का। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या हो सकता है, किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, वो एक माध्यम कोई हो सकता है, दूसरा माध्यम कोई हो सकता है। तो चलिए मान लीजिए हम बात करते हैं माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। कोई माध्यम 1 है, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष। अब सेंटेंस इतना बड़ा लिखे हैं हिंदी में, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे बताइए, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, इसको संक्षेप में हमेशा लिख सकते हैं एन। एन मतलब अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, माध्यम 1 का, लिख देंगे 1, किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। तो n12 लिखे, या इसको एक और चीज लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, n1 n1 का निकालना है, n के बगल में 1, किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष, तो 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए क्या होता है। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, किसी दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो n12 क्या हो जाएगा, किसका अपवर्तनांक, माध्यम 1 का, तो ऊपर लेंगे माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो हमने लिख दिया n1। सिर्फ n1 लिखे, यहाँ कुछ नहीं लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक है। निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक ही क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, बटा में क्या होगा, n2। ठीक है, तो ये क्या है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, ये क्या होगा, माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक बट्टा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, कुछ देर पहले हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला देखा था, तो वहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे। n का फॉर्मूला क्या होता है, c बटा v, ये हो गया c बटा v। भी क्या होता है सर, जिस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं उसी में चाल होता है। तो n1 क्या है, माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो क्या लेंगे v1, जहाँ v1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, c/v2 होगा, c और c कैंसिल, v2 ऊपर आ गया, तो क्या आ गया, v2/v1। ठीक है, अब देखिए, यदि इसके बाद हमको डायरेक्टली ये फॉर्मूला के पास आना है, तो आप जो निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़े थे उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान देंगे, हम लोग पढ़े n बराबर क्या होता है, c बटा v। देखिए, तो जिस माध्यम को अपवर्तनांक निकलना है उसमें हम चाल कहाँ ले रहे हैं, नीचे ले रहे हैं, चाल कहाँ ले रहे हैं, नीचे ले रहे हैं। तो मान लीजिए हमें निकलना है n35, इसका माने क्या होगा, किसका अपवर्तनांक निकलना है, माध्यम 3 का निकलना है। तो माध्यम 3 में प्रकाश की चाल कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे, यानी ये कन्फर्म में v3 है, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा v3। ओके, अब v3 आ गया, तो ऊपर क्या लेना है सर, देखिए, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या था, निर्वात का सापेक्ष था, तो जिसका सापेक्ष था उसका चाल ऊपर लिए है। ये माध्यम 5 का सापेक्ष है, तो माध्यम 5 में प्रकाश की चाल कहाँ लेंगे, ऊपर लेंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा, v5 आएगा। उसी तरह आप इसको भी सोच सकते थे, n12, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालना है 2 के सापेक्ष, तो माध्यम 1 में चाल का है नीचे, और जिसके सापेक्ष निकालना होगा है ऊपर। तब ऐसे भी क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, यानी इसका मतलब हुआ ना, यदि आप इसके बाद से सीधे यहाँ पर है ना, तब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सोच से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे, यही सब देखिए। तो इसमें दो फॉर्मूला यूज होगा, कभी ये वाला यूज करेंगे लोग, कभी ये वाला यूज करेंगे। चलिए, ये हो गया एक। अब नेक्स्ट बात करते हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक, एकदम इसी तरह से सिमिलर है। इससे क्या फायदा होगा, आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि ये चेंज होता है तो कैसे क्या करता है। ठीक है, मानिए हम आपसे बोले माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। अब इसको संक्षेप में क्या लिखेंगे, तो किसका अपवर्तनांक निकालना है, माध्यम 2 का, तो क्या लिखेंगे, n2 किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, यहाँ लिख देंगे 1। इसी को हमेशा लिख सकते हैं n21, और n को आप म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आप खुद से बना सकते हैं, n21 क्या होगा, तो दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात ही क्या होता है,
अपेक्षिक अपूर्णांक होता है, नहीं क्या होगा N2/N1। मान लीजिए आपसे बोले डिग्री बेग के रूप में बताइए, तो जिसका अपूर्णांक निकालना उससे चाल कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे, तो नीचे आएगा V2, ऊपर क्या आएगा V1। या आप इसे सॉल्व भी कर सकते थे, कैसे, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ N2 है, तो N2 का फॉर्मूला क्या होगा C/V2, N1 का फॉर्मूला क्या होगा C/V1, और C और C कैंसिल, तो कितना गया V1/V2, फाइनली फॉर्मूला वही आ गया। तो इस हिसाब कर सकते हैं, खुद से बना भी सकते हैं, ये आ गया। लेकिन एक मिनट, एक चीज़ और सीखते हैं लोग, हालांकि 10th क्लास की एनसीईआरटी किताब में उसका बात नहीं किया गया है, बट विद्यासागर आंगिक भौतिकी में उसका बात हुआ है, तो ध्यान देंगे लोग, ठीक है। अब बताइए, जब कोई प्रकाश से किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो क्या होता है, उसका चाल बदलता है। सघन माध्यम से विरल में आता है तो चाल बढ़ जाता है, विरल से सघन में आता है तो क्या होता है, चाल बढ़ जाता है। तो हम तो ये बात जानते हैं कि सर चाल चेंज होता है, ओके। और क्या चीज़ है जो चेंज होता है, 3 को विकल्प दे रहे हैं। प्रकाश के पास क्या है, प्रकाश के पास चाल है, ओके, तरंगदैर्ध्य भी है। आप ध्वनि के 9th क्लास में पढ़ेंगे, तरंगदैर्ध्य आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य है और क्या है, आवृत्ति है। तो बताइए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका चाल बदलता है, साथ साथ तरंगदैर्ध्य भी बदलता है। कैसे बदलता है, तो जिस तरह चाल बदलता है वैसे ही तरंगदैर्ध्य बदलता है, दोनों समान रेशियो में बदलता है। यदि चाल आधा होगा तो कन्फर्म तरंगदैर्ध्य भी क्या होगा, आधा, यानी दोनों सेम काम करता है। लेकिन आवृत्ति कांस्टेंट होता है, क्यों सर ऐसा, तो याद कीजिए 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ेंगे लोग, न्यू बराबर C/V, न्यू बराबर C/λ, न्यू बराबर C/λ। न्यू क्या है, आवृत्ति, C क्या है, तो सर C है, ऐसा तरंग की बात करें, जनरल फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ क्या होगा V/λ होगा। जहाँ न्यू क्या है, तरंग का आवृत्ति है, V क्या है, तरंग का चाल है, लेमडा क्या है, तरंग का तरंगदैर्ध्य है, ओके। अब बताइए, ये भी क्या है, चाल है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो उसका चाल बदलता है, तो जब चाल बदलता है तो उसी तरह ये भी बदलेगा। मान इसको आधा कि ये भी आधा कर दिए, तो दोनों आधा आधा करें, कोई फर्क पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा। यानी ये वाला क्या रहेगा, नियत रहेगा, नियत। तो आप इतना जान लीजिए कि चाल, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में, चाल और तरंगदैर्ध्य बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। तो सर फिर ये तरंगदैर्ध्य वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, जिस तरह चाल वाला है सेम उसी तरह तरंगदैर्ध्य वाला है। तो मान लीजिए बोले सर तरंगदैर्ध्य के रूप में क्या फॉर्मूला होगा, तो हो जाएगा λ2/λ1, सिंपल सी बात है। माध्यम 1 का अपूर्णांक निकालना था, तो माध्यम 1 वाला तरंगदैर्ध्य कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे। जिस तरह चाल वाला है उसी तरह तरंगदैर्ध्य वाला हुआ है। तो इसलिए भी थोड़ा सा सीखना क्या था आपके लिए, आसान था। लेमडा क्या है, लेमडा तरंगदैर्ध्य है। λ1 क्या है, तो λ1 है माध्यम 1 में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। λ2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। V2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश का चाल। V1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश का चाल, ठीक है। चलो अब यहाँ बात करते हैं, इस तरह लेमडा ग्रुप में क्या हो जाएगा, ये λ1/λ2, ठीक है। और कौन टर्म क्या है पता है, V1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, λ1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। उसी तरह V2 और λ2 है, ओके। चलिए, तो ये तो हो गया अपेक्षिक अपूर्णांक वाला कॉन्सेप्ट। चलिए कुछ चीज़ें और देखते हैं। स्नेल का नियम आपको याद होगा, स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू लिखे या एन लिखे, बात है क्या है, ठीक है। चलिए एन लिखते हैं, एन बराबर साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। अब बताइए जो एन है, एन क्या है, अपूर्णांक है। किसका अपूर्णांक है सर, तो अब देखिए जब ये अपवर्तन हुआ है तो कन्फर्म में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होगा, तो यहाँ पर एन किसका अपूर्णांक इसमें क्लियर नहीं किया गया है, तो जान लीजिए जिस माध्यम में अपवर्तन हो रहा है ना उसी का अपूर्णांक है। जैसे मान लेते ऐसा बोले, ये वाला क्या है, अभिलंब है, एक प्रकाश की किरण इधर से आ रहा है, इधर चला गया, ठीक है। ये वाला हो गया आई, ये वाला हो गया आर। तो अब बताइए एक ऊपर माध्यम एक नीचे माध्यम, इस माध्यम को मान लेते हैं माध्यम 1 और इसको मान लेते हैं माध्यम 2, ध्यान देंगे। अब बताइए अपवर्तन किस माध्यम में हुआ है, माध्यम 1 में कि माध्यम 2 में, माध्यम 2 में हुआ है। प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में गया तो अपवर्तित माध्यम 2 में ही ना हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ ना माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, N21 माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, ठीक है। तो ये रहा स्नेल का नियम। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, माध्यम 1 के अपवर्तनांक को हम मान लेते हैं N1, ये क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसके अपवर्तनांक को मान लेते हैं N2, ठीक है। समझिए बने से। अब देखिए एक लॉजिक आप याद कर लीजिए, जिधर का हम अपवर्तनांक लेंगे उधर का कोण लेंगे, ठीक है। तो N1 लेंगे तो I, और इसमें कौन त्रिकोणमिति अनुपात का इस्तेमाल करते हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक सेक कॉट। 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, 6 में कौन इस्तेमाल करते हैं, साइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो N1 लेंगे, ध्यान देंगे, तो N1 के साथ क्या लेंगे, साइन आई। N2 ऐसे इधर का अपवर्तनांक N2 लिए, तो N2 में कौन सा कोण बना है, आर बना है ना, तो N2 साइन आर लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब तो सर फिर ये कैसे आ गया, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं
N1/N2 बराबर साइन आर बटा साइन आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम लिख सकते हैं N12 को इधर पहले पढ़ते हैं, N12 कितना गया साइन आर बटा साइन आई। हम चाहते हैं साइन आई बटा साइन आर निकले, तो बताइए क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर N2/N1 और यहाँ क्या हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, और N2/N1 को ही हम लोग क्या लिखते हैं N21 लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा। तब स्नेल के नियम को ना ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये स्नेल के नियम, इसमें भी पढ़ोगे आई का जो मान होता है क्या होना चाहिए, आई का मान 0 से बड़ा, अब बट किससे छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे बात आप लोग पढ़ा होंगे। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया स्नेल का नियम, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्रांति कोण के बारे में। क्रांति कोण क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। चलो थोड़ा सा बात करते हैं किसका, क्रांति कोण। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं आईसी। क्या लिखते हैं लोग, आईसी। ये क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। ये वाला मान लेते हैं क्या है सघन माध्यम, ये वाला ऊपर क्या है विरल माध्यम, विरल माध्यम जानेंगे। सघन माध्यम से विरल माध्यम है, यानी इधर से इधर जाए, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो आपतन कोण का वह मान, यानी इसका वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए 90 डिग्री, यानी प्रकाश की किरण यदि सीधे इधर चला जाए अपवर्तन कोण कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं क्रांति कोण। क्या बोलते हैं, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हम क्या बोलते हैं क्रांति कोण कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर विरल माध्यम नीचे सघन माध्यम है। एक काम करते हैं, इस माध्यम को अपवर्तनांक हम मान लेते हैं N2, इसका मान लेते हैं N1, ठीक है। अब बताइए सघन माध्यम को अपवर्तनांक कि क्रांति कोण किस में है, इसी सघन माध्यम में। इस सघन माध्यम को अपवर्तनांक और क्रांति कोण में क्या संबंध होगा, तब इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सबसे बेहतर ये होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला बातें नहीं है। क्यों, हम लोग पढ़े लो जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण, बात खत्म। तो हम इधर का अपवर्तनांक ऊपर वाला देखिए जिसमें 90 डिग्री बना है उसमें अपवर्तनांक कितना है N1 है ना, तो हम क्या लिखेंगे N1 साइन 90। मतलब हमको ये निकालना था, यहाँ शुरू करते हैं N2, तो N2 के साथ क्या लेंगे साइन कितना डिग्री है, तो N2 इस माध्यम का अपवर्तनांक है, तो इसमें कोण कितना है आई से साइन आई से। ऊपर वाला क्या है N1, तो N1 के साथ क्या लेंगे साइन 90 डिग्री। यहाँ देखिए कितना क्या N2, इसको हम इधर भेज देते हैं N2 बटा N1, साइन 90 का मान क्या होगा 1, ये इधर आएगा बटा में क्या होगा साइन आई से। और N2/N1 को हम क्या लिख सकते हैं N21 बराबर 1 साइन आई से। हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो इतना आपको बस देख लिया, आपको एक बात याद रखना है क्या, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक n है, क्रांति कोण IC है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 1 साइन आई से। ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। जिस मान लीजिए हीरा का क्रांति कोण दिया है, तो यहाँ पर किसका अपवर्तनांक लेंगे हीरा का अपवर्तनांक। तो सर हीरा का अपवर्तनांक बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोले तो कौन अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये रहा, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। ये हालांकि फॉर्मूला कहाँ से आया, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका डेरिवेशन, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या क्या देखे लो, अभी हम लोग देखा निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में और सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए बस ये लाइन ध्यान में रहेगा, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और देख लो, स्नेल का नियम, जब वो बहुत पहले से याद होगा, इसके बाद सीधे ये, यानी आपको ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना है और ये वाला रखना है, ठीक है। एक और देखे होंगे लोग, जब वास्तविक गहराई और आभासी गहराई दिया रहता है, ऐसे बताइए जब हम कभी विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम पानी में देखते हैं लोग, तो पानी का जो तली होता है क्या होता है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या मान लीजिए पानी में कोई मछली है, तो मछली जहाँ दिखाई तो वहाँ पर रहती है क्या, यदि मछली रहेगी 10 फीट गहराई पे, अब वो दिखाई देगी 7 फीट पे 8 फीट पे, यानी वास्तविक गहराई पर दिखाई नहीं देती है। तो जहाँ पर मछली रियल में है वो क्या है उसका वास्तविक गहराई है, और जहाँ में से दिखाई दे रहा है वो क्या है आभासी गहराई। तो मान लेते हैं ये क्या है कोई माध्यम है या कोई द्रव है, कोई भी सघन माध्यम, इवन कांच भी हो सकता है, क्या हो सकता है कांच। तो मान लीजिए कोई माध्यम है, यहाँ कोई पदार्थ है, ये मान लीजिए पूरा हम बात करें इस तली की बात करें, तो तली यहाँ पर बड़ी दिखाई देगी कहाँ ऊपर, तो ये वाला इसका क्या है वास्तविक गहराई, ये वाला क्या है वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई। बट हमें दिखाई कहाँ तक दे रहा है यहाँ तक, ऐसा लग रहा है कि तली यहाँ पर है, इसका तल क्या है थोड़ा ऊपर है, तो ये वाला क्या है जो हमें आभास हो रहा है, यानी आभासी गहराई, आभासी गहराई। और ये वाला क्या है, ये कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई भी द्रव हो सकता है। अब ये माध्यम है, मान लीजिए आपसे बोले कि इस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, क्या होगा, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो चलिए माध्यम का अपवर्तनांक हम लिखते हैं n,
तो इस स्थिति में n का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। एक और बात नोटिस किए होंगे, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, यहाँ अन्य कोई माध्यम बात नहीं है, तो ऊपर क्या है, हवा मान लेंगे, निर्वात मान लेंगे। तो जब निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होता है, किसी भी माध्यम के लिए निकाले, निर्वात के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 होता है, अब बाकी सभी माध्यम के लिए क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है, ठीक है। अब आप बताइए, यहाँ बटा में लेना है तो यहाँ वास्तविक बटा आभासी गहराई होना, तो आभासी गहराई बटा वास्तविक गहराई होगा, क्या होना चाहिए ताकि ये 1 से बड़ा हो जाए, सोचिए। तो कन्फर्म में बड़ा वाला ऊपर लेंगे, छोटा वाला नीचे लेंगे, यानी ऊपर क्या होगा, वास्तविक गहराई, हालांकि इसका भी डेरिवेशन है बट नहीं करेंगे लोग, वास्तविक गहराई, और नीचे क्या होगा, आभासी गहराई। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको क्या करेंगे, दिमाग में रखें। कभी कभी क्या होता है, एक सवाल ऐसे बन जाता है कि जल में, जैसे मान लीजिए आप बोल देंगे जल का अपवर्तनांक है 4/3, या बोल देगा 1.33, ठीक है। तो जल का अपवर्तनांक 4/3 है, इस जल में एक मछली है जो 12 फीट पर दिखाई दे रही है, 12 फीट पे है, कितना फीट पे है, 12 फीट पे है, बताइए हमें कितना फीट पे दिखाई देगी। या क्वेश्चन कभी ऐसे बनेगा कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, इसमें एक मछली है जो हमें 8 फीट पर दिखाई दे रही है, बट रियल में कितना फीट पर है। तो ये सभी क्वेश्चन कब बन पाएगा, जब कोई फॉर्मूला पता रहेगा तो बन पाएगा, ठीक है। तो इस तरह कर क्या होता है, अपवर्तनांक के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं हमने सब सीख लिया। जल्दी से बस शॉर्ट में रिविजन लेंगे, आपको क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहला बात क्या रखना है, निरपेक्ष अपवर्तनांक n का फॉर्मूला क्या होता है, c/v, जहाँ कौन क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपेक्षिक अपवर्तनांक की बात करें, मान बात करते हैं n12, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n1/n2, बट इसी का फॉर्मूला वेग के रूप में क्या होगा, तो जिसका अपवर्तनांक निकालना उसमें चाल नीचे हो रहेगा, ऊपर क्या होगा v2, और जिस तरह वेग वाला चलता है उसी तरह सेम टू सेम क्या चलता है, तरंग दैर्ध्य वाला चलता है, तो तरंग दैर्ध्य वाला सेम इसी तरह है, वेग की तरह होगा। चलिए, यानी तरंग दैर्ध्य के रूप में इसका फॉर्मूला क्या होगा, λ2/λ1, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, किसी माध्यम का अपवर्तनांक यदि उसका क्रांति कोण दिया है तो क्या होगा, n बराबर 1/sin, ठीक है। एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा, n बराबर ये वाला वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए, मैंने आपको ऐसा लिखती है n21, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, 1/n12 ले सकते हैं। कैसे, आप चेक कर सकते हैं, n21 n2/n1 होगा, ये होगा n1/n2, n2 पर आएगा, तो यानी दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 5 फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, जब वो 5 दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कॉन्सेप्ट। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, लेंस द्वारा अपवर्तन संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कब बन पाएंगे, जब आपको 2 बात पता हो। सबसे पहला बात कि सूत्र याद होना चाहिए, और दूसरा बात कि चिन्ह परिपाटी क्या पता होना चाहिए, चिन्ह परिपाटी। और आपको बता दें, यदि प्रकाश के परिवर्तन वाला कोई चिन्ह परिपाटी याद है ना, तो अपवर्तन में चिन्ह परिपाटी याद करने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ सेम है, बस एक जगह बदलाव हो, क्या है अभी कुछ देर में देखेंगे लोग। तो चलिए हम बात करें सूत्र की, तो इसमें कौन कौन सूत्र पढ़ना है। सबसे आगे हम लोग पढ़ना है लेंस सूत्र। अच्छा याद कीजिए, गोलीय दर्पण में हम लोग पढ़े थे लोग फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, बट लेंस में हमें नहीं पढ़ना है 12 क्लास में पढ़ना है, 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। मान लीजिए कोई लेंस, उत्तल लेंस की बात करें, इस उत्तल लेंस में कितनी सतह है, देखिए तो 2 सतह है, एक ये गोली सतह, एक ये गोली सतह। हालांकि जो हमें लेंस पढ़ना है उसमें दोनों का वक्रता त्रिज्या सेम होता है, बट आप 12th में जाएंगे तो ऐसा पढ़ेंगे, इसका वक्रता त्रिज्या R1 मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। इसके फोकस की बात करते हैं, फॉर्मूला था 1/f बराबर μ-1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। कभी आपसे कोई मैंने पूछा जाए आपसे कभी कि किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तब क्या बोलेंगे, f बराबर r/2। बट लेंस के लिए पूछा जाए ना, तब 10th क्लास में लेंस वाला नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम अभी इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेंस सूत्र हमें सीधे पढ़ना है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसमें कौन टर्म क्या है वो पता है, कैसे सर पता है, पिछला पाठ में पढ़े थे, हालांकि हम फिर से एक बार बता देंगे। एक लेंस सूत्र हो गया, दूसरा हम लोग पढ़ना आवर्धन वाला। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो जनरल फॉर्मूला है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन कहते हैं। ये दर्पण में भी काम करता है, लेंस में भी काम करता है, बट जब हम प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी की बात करते हैं तो दर्पण में क्या था -v/u, और यहाँ पे क्या हो जाएगा v/u, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया आवर्धन का फॉर्मूला, ये दूसरा याद रखेंगे लोग। अब हम बात करते हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता यानी पी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। किसी लेंस की क्षमता क्या होती है, उसको फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। पी इक्वल टू क्या आ गया, 1/f आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब 2 या 2 से अधिक लेंस समाक्षीय रूप से रखे हुए, समझिए एक लेंस यहाँ पर है, दूसरा लेंस सटा कर रखा गया है समाक्षीय रूप से, इसका पावर P1 इसका पावर P2 है। तो इस सिस्टम का
इस संयोजन का समतुल्य क्षमता क्या होगा? इस संयोजन का समतुल्य क्षमता P इक्वल टू क्या होगा? P1 प्लस P2। सर एक और रहता तो प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 करते जाते, ठीक है। तो ये P क्या है? P इन दोनों का समतुल्य, यहाँ इक्विवेलेंट लेते हैं। इक्यू माने क्या हुआ? इक्विवेलेंट। P इक्विवेलेंट माने क्या हुआ? समतुल्य क्षमता। तो जितना लेंस का क्षमता दिया है सब क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कब? जब दोनों सटा कर रखा गया है तब, संपर्क में है तब। यदि कुछ दूरी पर कर देता हूँ तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2, जो कि आपको 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तभी जो 10th में पढ़ना उसकी बात करते हैं। इतना फॉर्मूला गया और कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है, ओके। अब इसमें कौन टर्म क्या आपको ये पता होना चाहिए। तो बताइए इसमें V क्या है? तो V प्रतिबिंब दूरी है। V क्या है? प्रतिबिंब दूरी। U क्या है? वस्तु दूरी। F क्या है? फोकस दूरी। किसका फोकस दूरी? लेंस का फोकस दूरी। M क्या है? आवर्धन। H डैश क्या है? तो H डैश है प्रतिबिंब ऊंचाई। H क्या है? वस्तु ऊंचाई। चलिए फिर यहाँ पर क्या गया? V। तो V के बारे में बात हो चुका है। V क्या है? प्रतिबिंब दूरी। U क्या है? वस्तु दूरी है। यहाँ पे एक नया टर्म आ गया P। तो P क्या है? P माने पावर ऑफ ए लेंस, यानी लेंस की क्षमता। P क्या है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। F क्या है? तो F के बारे में बात हो चुका है, फोकस दूरी है, ठीक है। अब बाकी सभी टर्म पता है। P इक्विवेलेंट क्या है? समतुल्य क्षमता। ये बोले क्या है? संयोजन की समतुल्य क्षमता। संयोजन की समतुल्य क्षमता, ठीक है। इसे P इक्विवेलेंट लेके सारे क्या बोलते हैं? सिर्फ P लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं लोग? ओनली P लिख सकते हैं, ठीक है। बस समझना है क्या है समतुल्य क्षमता है, ठीक है। अब चलिए इसमें एक बात और ध्यान रखें लोग, लेंस की क्षमता के सही मतलब क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, इसे कैपिटल डी से नोट करते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है। अब देखिए एक डायोप्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आधारी राशि के रूप में। आधारी राशि का मात्रक पता है ना? आधारी मात्रक लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल। तो उसमें से क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ देखिए फॉर्मूला P इक्वल टू क्या है? 1/f। अब बताइए 1 तो 1 का कोई मात्रक नहीं। F मैंने फोकस दूरी। दूरी का सही मात्रक क्या था? मीटर। यानी पावर का सही मात्रक क्या होगा? 1/मीटर। 1/मीटर को हम लिख सकते हैं मीटर इनवर्स, लिख सकते हैं। यानी इसको हमेशा लिख सकते हैं 1 मीटर का पावर -1 यानी 1 मीटर इनवर्स। बात क्या है? ठीक है। ये बात इसको ध्यान से देखें। अब देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साथ साथ पता होना चाहिए कौन टर्म क्या है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे हिंदी में तो उसमें क्या लिखा रहेगा? लेंस से वस्तु की दूरी इतना है, प्रतिबिंब दूरी इतना है। तो उसमें वस्तु दूरी लिखा है तो वस्तु दूरी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। तब सीधे दिमाग में जाएगा हम वस्तु दूरी को यू लिखते हैं, फोकस दूरी को एफ लिखते हैं, आवर्धन को एम लिखते हैं, प्रतिबिंब ऊंचाई को एच डैश लिखते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला वाला काम। अब लास्ट क्या बचा? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी वाला काम कंप्लीट करके हम लोग क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी की बात करें तो चिन्ह परिपाटी की सहायता से हम क्या करते हैं लोग? विभिन्न दूरियों का चिन्ह पता करते हैं, प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी अब ये कहाँ से है ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि पिछला क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली बात करेंगे किसका चिन्ह क्या है। अब बताइए हमारे पास कितने लेंस है? 2 लेंस है। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यानी एक अवतल लेंस है, दूसरा क्या है? उत्तल लेंस। इसका फोकस दूरी की बात करेंगे, इसके फोकस दूरी। सर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आपके सामने नहीं आएगा, आप आगे क्लास में जाएंगे तो आएगा, ठीक है। ये आ गया। फिर इसके बाद से वस्तु दूरी की बात करें, यू। प्रतिबिंब दूरी यानी भी। एच मतलब वस्तु ऊंचाई, एच डैश मतलब प्रतिबिंब ऊंचाई, एम मतलब, चलिए यहाँ लिखते हैं एम का मतलब आवर्धन, पी मतलब क्षमता, ठीक है। अब इतना आ गया। ये डायरेक्टली आपको चिन्ह परिपाटी याद होना चाहिए। हालांकि आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पिछले क्लास में डिस्कस किया गया, आप देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है। अब आपको एक लाइन बता दें, चिन्ह परिपाटी में जितना आप लोग दर्पण में पढ़े थे ना, गोली दर्पण वाला चिन्ह परिपाटी, वो सब के सब सेम टू सेम इसमें भी अप्लाई होगा, सब सेम होगा। बस एक जगह बदलाव होगा, कहाँ पर होगा हम बताते हैं। फिलहाल हमने बोल दिया सब सेम होगा, तो चलिए उस तरह सोचते हैं लोग। अवतल लेंस तो बताइए अवतल दर्पण का फोकस दूरी किस में होता है? माइनस में। तो ये भी होगा माइनस में।
उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में, तो ये भी क्या होगा, प्लस में होगा। उसमें वस्तु दूरी किस में था, माइनस में, चाहिए माइनस में होगा। प्रतिबिंब दूरी प्लस माइनस दोनों होगा। एच प्लस में, एच डैश प्लस माइनस दोनों में, एम क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में। सर पावर क्या हो, पावर तो उसमें नहीं पढ़े थे लोग, चलिए नहीं पढ़े थे। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी का फॉर्मूला, तो पी का फॉर्मूला होता है 1/f। अब तो ये जो फोकस दूरी प्लस में होगा माइनस में होगा, तो यदि अवतल लेंस रहेगा तो माइनस में, उत्तल रहेगा तो प्लस में, यानी प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो जो फोकस का चिन्ह वही पावर का चिन्ह, यानी ये भी किस में हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए अब तो ये क्षमता प्लस में कब होगा, जब फोकस प्लस में हो। किसका फोकस प्लस में होता है, उत्तल लेंस का, यानी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, ऋणात्मक। तो यदि किसी लेंस की क्षमता माइनस में दिया है, यानी कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, प्लस में दिया है तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ओके, आवर्धन की बात करें सेम वही, प्लस में कब होता है, जब क्या हो, प्रतिबिंब आभासी हो। माइनस में कब होता है, जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। एच डैश प्लस में कब होता है, जब प्रतिबिंब आभासी हो। सेम कल की तरह ही चल रहा है, यानी प्रकाश के परिवर्तन की तरह। माइनस में कब होता है, जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। मात्र एक जगह बदलाव हो, कौन सा जगह है, वो है भी, ध्यान देंगे। सिर्फ किस में बदलाव होता है, भी में बदलाव होता है। अब देखिए दर्पण में क्या था, प्रतिबिंब दूरी प्लस में कब था, जब प्रतिबिंब आभासी था, बट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, वास्तविक। सर ऐसा क्यों हुआ, तो इसका कारण हम बताएंगे आपको। माइनस में कब हो जाता है, जब प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो, ध्यान देंगे। अच्छा याद कीजिए, जब दर्पण में आभासी प्रतिबिंब की तरह बनते हैं, मान लीजिए दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण है, इसमें आभासी प्रतिबिंब इधर बनते हैं, याद है। अब वस्तु तो हमेशा इधर रहेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनते हैं। अब बताइए इधर की दूरी हम किस में लेते हैं, इधर दूरी प्लस में, इधर दूरी किस में लेते हैं, माइनस में। तो दर्पण की स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब चूंकि इधर बने थे, इसलिए प्रतिबिंब दूरी किस में था, माइनस में था। लेकिन सर लेंस में क्या है, उल्टा हो गया, वास्तविक तो प्लस में क्या है गया। तो याद कीजिए लेंस से प्रतिबिंब निर्माण आपने पढ़ा होगा। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक उत्तल लेंस है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनते हैं, इधर बनते हैं। आभासी किधर बनते हैं, इधर बनते हैं, याद आया। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बना तो उधर चला गया उधर, तो उधर दूरी किस में लेते हैं, प्लस में। तो वास्तविक है तो किस में आ गया, प्लस में। आभासी प्रतिबिंब बनता है इधर, तो इधर दूरी किस में लेते हैं, माइनस में। देखिए तो आभासी है तो माइनस में आ गया। सर ये सब चेंज क्यों नहीं हुआ, चलिए तो एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ बोलेगा आभासी है तो प्लस में लगेगा। देखिए तो इसमें आभासी प्रतिबिंब कौन है, यही ना है। इससे ऊंचाई ऊपर है कि नीचे है, ऊपर, तो ऊपर की दूरी किस में लेते हैं, प्लस में। तो आभासी है तो प्लस, देखिए आभासी है तो प्लस। तो मात्र एक जगह बदला हो तो वो क्या है, भी वाला बदलता है, बाकी कोई नहीं बदलता है। तो ये रहा चिन्ह परिपाटी। आपको ये भी दिमाग में सीधा होना चाहिए कि कौन चिन्ह प्लस में होता है, कौन चिन्ह माइनस में होता है। तो इस तरह क्या होता है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब खत्म होते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे लोग। तब एक बार आप पूरा ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए सब क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बन गया तो ठीक, नहीं बना तो डिस्कशन देखिए। अगला देखिए क्वेश्चन 6 से 10 तक, उसका आगे है 11 से 15, फिर यहाँ 16 से 20, 21 से 26 और लास्ट है 27 से 31। ठीक है, चलिए अब सर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया, यहाँ पर ध्यान देंगे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.4 है। अब देखिए माध्यम का अपवर्तनांक, इसमें अन्य माध्यम का बात नहीं किया, निरपेक्ष अपवर्तनांक ही हुआ। ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.4, सबसे क्या करेंगे, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे और कोशिश करें उसमें जितना समझ में आ रहा उतना लिख लें। इसमें क्या दिया, माध्यम का अपवर्तनांक यानी एन का मान दिया 1.4। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल, ऐसे ये नहीं भी दिया होता तो पता है निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, 3 × 10⁸, यानी c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है तो माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं, v = व्हाट। अब देखिए कोई फॉर्मूला पढ़े, इसमें तीनों है, तो पढ़े लोग, क्या पढ़े लोग, n बराबर c/v हो गया। अब एक काम कर सकते हैं, v निकालना है तो v वाला फॉर्मूला बना दीजिए। v वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो v है ना तो n है ना, अब मान रख हल कर लीजिए, या यही बस सीधे मान रख देते हैं, आपकी इच्छा जैसे बनाना बना सकते हैं। अब बताइए v का फॉर्मूला क्या है, c/n, तो c का मान कितना दिया है। इसके बाद यहाँ देखिए ऊपर c है तो c का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸। अब बटा में क्या है, n का वैल्यू कितना है, 1.4। इसको सॉल्व करेंगे लोग। तो कैसे सॉल्व करते हैं, अंक वाला अंक के साथ हल करते हैं, पावर वाला एक साथ करते हैं। ये पॉइंट ऊपर भेज देते क्या हो जाएगा, 30/14 × 10⁸। ये आ गया 15 और ये कितना आ गया 7। ये कितना गया, 7 दूना 14, 1 1 3 7 14, यानी 2.14 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर। सर मीटर पर सेकेंड क्यों लिखे, क्योंकि देखिए हम क्या निकाल रहे थे, भी क्या है, चाल। तो चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड।
क्योंकि इसमें मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया यहाँ पर, वायु में प्रकाश की चाल इतना है तथा हीरे में इतना है, हीरे का अपवर्तनांक निकालें। तो वायु में प्रकाश की चाल बोले, निर्वात बोले, दोनों लगभग बराबर होते हैं। तो इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर बोला हीरा में प्रकाश की चाल, तो हीरा में प्रकाश चाल को भी मान लेते हैं। तो भी का मान कितना है, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, हीरा का अपवर्तनांक यानी n = वाट। कोई फॉर्मूला होता है तीनों का, होता है, क्या होता है, n = c/v। ये तीनों में संबंध आ गया। अब हमें n निकालना है, ठीक है, तो c का मान पता होना चाहिए। तो c का मान पता है 3 × 10⁸ अब बटा में v का मान 1.2 × 10⁸। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दशमलव ऊपर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30/12, 6 दूना 12, 6 × 5 30, यानी 5/2 कितना गया, 2.5 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान देंगे, अगला सवाल दिया है 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है। ध्यान देंगे, इतना तरंगदैर्ध्य का प्रकाश है वायु से जल में, यानी वायु में तरंगदैर्ध्य दिया है। किसमें दिया है, वायु में तरंगदैर्ध्य दिया, यानी लेमडा का मान दिया है। ध्यान देंगे, तो लेमडा का मान कितना दिया है, 600 नैनोमीटर। ओके, तो बोला गया इसमें जल का अपवर्तनांक, अच्छा जल का अपवर्तनांक यानी n का मान दिया है। कितना दिया है, 4/3। तो जल में प्रकाश की चाल हमें क्या निकालना है, तो इसमें a नंबर क्वेश्चन निकालना है, जल में प्रकाश की चाल v का मान निकालना है। फिर b नंबर क्या निकालना है, आवृत्ति निकालना है। किसमें, जल में प्रकाश की चाल, आवृत्ति भी निकालना है। हालांकि आवृत्ति जल में चाहे बाहर, हम बोले थे कुछ देर पहले आवृत्ति चेंज नहीं होता है। आवृत्ति को हम लिखते हैं न्यू, तो न्यू का मान निकालना। ओके, तरंगदैर्ध्य निकालना है, सी नंबर निकाल। अब देखिए ये तरंगदैर्ध्य किसका था, वायु का था। अब हमें माध्यम वाला निकालना है। तो सर वायु में प्रकाश की चाल को हम सी लिख दिए थे, निर्वात वाला, माध्यम वाला भी लिखे। तो सर इसमें तो कुछ नहीं बताए थे, तो आपकी इच्छा कुछ भी मान लीजिए। क्या निर्वात वाला, इसको नोट लगाते हैं, नोट। इसका मान क्या हुआ, 0 0 में निर्वात में। ठीक है, अब हम माध्यम वाला निकाल, इसको एम लिखते हैं, एम माने क्या हुआ, मीडियम, तो लेमडा एम निकालना है, सिंपल। अब बताइए, बस इतना ही दिया था। इस एक और बात इसमें बोला गया, यह हम मानिए कि दोनों माध्यमों में प्रकाश की आवृत्ति समान है। लेकिन मानना क्या, हमको पता भी है, सभी माध्यम प्रकाश की आवृत्ति क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, जितना पॉसिबल तरीका होगा सब हम सीखेंगे यहाँ पे। एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन हटाते हैं, यहाँ पर आते हैं। देखिए, अब देखिए हमें ए नंबर क्या निकालना है, भी माने प्रकाश की चाल। किसमें, उस माध्यम में, जल में निकालना है। तो एन दिया है, भी निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम लोग पढ़े लो दोनों में संबंध, एन बराबर क्या होता है, c/v। हमें भी निकालना है, तो भी है नहीं करते, भी का फॉर्मूला क्या आ गया, c/n। सी का वैल्यू 3 × 10⁸। अब बट्टा में n का मान कितना दिया है, 4/3। 3 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, इसके पास ये 3 ऊपर, 3 3 का 9, तो 9 × 10⁸ बट्टा में कितना हो गया, 4। तो कितना जाएगा यहाँ पर, 9/4, 4 दूना 8, 1 4 दूना 8, 2 4 5 20, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक हमने आंसर ले लिया। बी नंबर क्या निकालना, आवृत्ति। आवृत्ति किस में, अब देखिए चूंकि आवृत्ति निर्वात में ले या माध्यम में ले, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, अब तो निर्वात से निकाले कि माध्यम से निकाले, कहीं से आप निकाल सकते हैं। तो आवृत्ति निकालने से बताइए आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है। तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है तरंग का चाल बटा तरंगदैर्ध्य। अब यहाँ पर चाल, कौन सा आपको चाल पता है बताइए। तो सर अभी माध्यम वाला चाल निकालिए, जल में तो चाल निकाल दिए ना। तो यदि आप जल वाला चाल लेंगे तो ये वाला लेना होगा, लेमडा एम लेना होगा। जल में प्रकाश की चाल लेंगे ऊपर, तो यहाँ पर तरंगदैर्ध्य कौन लेंगे, जल में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लेंगे। और अभी तो हम ये निकाले नहीं, तो काम करते हैं निर्वात से बना लेते हैं। कहाँ से बना लेते हैं, निर्वात से बना लेते हैं। कैसे, न्यू का फॉर्मूला, एक मिनट चलिए, न्यू का फॉर्मूला क्या हो सकता है यहाँ पर, c/λ। अब c क्या है, c क्या है, निर्वात में चलते हैं, लेमडा भी क्या लेंगे, निर्वात वाला लेंगे, तो लेमडा नोट। c का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸। लेमडा नोट का मान कितना है, 600 नैनोमीटर। अब देखिए ये तो एसआई मात्रक में है ना, तो ये तो एसआई मात्रक नहीं, तो इसको भी एसआई मात्रक में बदलना पड़ेगा। तो 600 × नैनोमीटर मैंने क्या हुआ, 10⁻⁻9। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, 10⁻⁻9 मीटर। इसलिए सोचते 6 × 10⁻2, 10⁻9, तो 10⁻2 × 10⁻9 कितना आएगा, 10⁻7। ये क्या आ गया, मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 × 10⁻7। अब उसको घटाना है, तो कितना आ गया, देखिए तो यहाँ पर 1/2 आ गया। तो 1/2 मतलब एक काम करते हैं, 0.5 हम चाहते हैं वैज्ञानिक संकेतन में, तो एक 0 यहाँ पर रख सकते हैं। कैसे, 10/2 इंटू कितना हो जाएगा, जब एक 0 यहाँ पर आए तो 10⁻7 बटा 10⁻⁻7, ये कितना गया, 5 ×
भाई माइनस ऊपर प्लस हो जाता है 7 7 14, तो 5 × 10 के पावर 14 न्यू यानी आवृत्ति। आवृत्ति का सही मतलब क्या होता है? हर्ट्ज होता है, तो एच लिख देंगे। हर्ट्ज को हम लोग सेकेंड इनवर्स में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं लोग? सेकेंड इनवर्स में लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान देंगे, एक मिनट। इतना हर्ट्ज क्या हो गया? आंसर हो गया। तो एक आंसर यहाँ पर मिल गया, एक आंसर यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड इनवर्स कैसे लिख सकते थे? आप यहीं से चाल मात्रा निकालिए। इसका मात्रा क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। इसका मात्रा क्या होगा? मीटर। मीटर मीटर खत्म, 1/सेकेंड यानी क्या होगा? सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स को हम लोग क्या लिखते हैं लोग? हर्ट्ज लिखते हैं। अब सी नंबर क्या निकालना हमें? तो सी नंबर निकालना है माध्यम, यानी यहाँ पर माध्यम का तो जल था ना, जल में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य निकालना है। ओके, तो या तो ये फॉर्मूला पढ़े थे लोग, एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेग के रूप में भी फॉर्मूला था, तरंग दैर्ध्य के रूप में भी फॉर्मूला था। तो जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसमें वेग नीचे लेते हैं, तो जिसका अपवर्तनांक निकालना उसमें तरंग दैर्ध्य नीचे लेंगे। तो एन क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे, माध्यम का तरंग दैर्ध्य। तो ऊपर क्या लेंगे? निर्वात वाला लेंगे, लेमडा नॉट। हमें इसमें क्या निकालना है? लेमडा एम। चलिए, तो लेमडा एम इधर करते हैं, चाहे का डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं, आपकी इच्छा। इसका फॉर्मूला बनाकर हल कर लीजिए, चाहिए अभी मान रख दीजिए। कैसे? एन का मान कितना है? 4/3, तो 4/3। लेमडा नोड का मान, लेमडा नोड का मान दिया है 6 × 1 मिनट। ये देखिए दोनों सेम राशि है ना, ध्यान देंगे यहाँ पर लेमडा नोड, ये भी लेमडा, ये दोनों लेमडा है। तो यदि लेमडा नोड दिया है नैनोमीटर में, तो ये भी किस में आएगा? नैनोमीटर में। तो इसमें मात्रक चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे लिख दिए 600। हमें लेमडा एम निकालना है, जब ये नैनोमीटर वाला रखें तो ये भी किस में आएगा? नैनोमीटर में आएगा। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। तो हमें किसका मान निकालना है? लेमडा एम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लेमडा एम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 3 × 600, अब बटा में कितना जाएगा? 4। ठीक है, तो कितना गया? 3/4। अब इस जीरो यहाँ पर ले लेते कितना हो जाएगा? चेक कराते हैं, 2 दूना 4, कितना है यहाँ पर? तो 4 से सीधे कट जाएगा, 15 चौका 60, 150, 15 से 45, कितना आ गया? 4500 नैनोमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर जो आवृत्ति निकाले थे, निर्वात में प्रकाशित चाल बटा निर्वात में तरंग दैर्ध्य। असमान यहाँ पे लिखते हैं पानी में प्रकाशित चाल बटा पानी में तरंग दैर्ध्य, तभी आंसर क्या आता है? सेम टू सेम ही आता है। आप ही चेक कर सकते हैं। चलिए एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं लोग। देखिए बी नंबर सवाल, हमें क्या निकालना है? न्यू। यहाँ क्या लेंगे? निर्वात। अब पानी में ले रहे हैं, यानी जल में प्रकाशित चल रहे हैं। जल में प्रकाशित चाल को हमने क्या माना है? भी माना है। तो जल में तरंग दैर्ध्य क्या माना है? लेमडा एम माना है। ठीक है, तो भी का मान कितना है? भी का मान कुछ देर पहले निकाले थे लोग, एक मिनट, यहाँ पर आया था भी का मान, यहाँ पर आया, देखिए तो 2.25 × 10⁸ बटा लेमडा एम का मान कितना आ गया? 4500 नैनोमीटर। एक मिनट, 4500, एक मिनट, यहाँ 450 होगा, ये कितना होगा? 450 होगा ना, 450 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखिए नैनोमीटर में इसको मीटर में बदलेंगे, कितना आएगा? 450 × 10⁻⁹। ठीक है, अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदल लेते, क्या होगा यहाँ पर? तो 4.50 × 10.2 अंक पहले, तो पावर बढ़ाएंगे यानी -7, कितना हो जाएगा? -7। ऊपर कितना है? 2.25 × 10⁸। इसको हल कीजिए, उतना ही आंसर आएगा। चलिए थोड़ा हल कर लेते हैं। दशमलव सेम अंक पहले, दशमलव काम खत्म, 1 से घटाते हैं। चलिए 5 से घटाते हैं, तो कितना गया? 5 चौका 20, 2 5 5 25, ये कितना गया? 5 9 45, 90, 45 दूना 90, यानी कितना गया? 1/2 इंटू है माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा? 15। एक जीरो यहाँ ले ले, तो 10/2 × 10 का पावर 14, तो कितना गया? 5 × 10 का पावर 14। देखिए आ गया। तो दोनों आंसर क्या है? सेम। तो क्या निष्कर्ष निकला? आवृत्ति चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो क्या होता है? आवृत्ति चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक इतना है। ओके, कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना है? किसके सापेक्ष? तो वायु के सापेक्ष। हीरे का अपवर्तनांक कार्बन डाइसल्फाइड के सापेक्ष निकाले। ध्यान देंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला बोलते हैं इसमें क्या दिया गया है? हीरा का निरपेक्ष, वायु के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया गया। तो एक काम करते हैं, इसमें हीरा और कार्बन डाइसल्फाइड की बात किया गया, तो बार बार हीरा, बार बार कार्बन डाइसल्फाइड न लिखना पड़े, तो एक काम करते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो हीरा को हम क्या मान लेते हैं? माध्यम 1 मान लेते हैं। और एक और बात बोला गया कार्बन डाइसल्फाइड, तो कार्बन डाइसल्फाइड को हम क्या मान लेते हैं? माध्यम 2। सर कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र नहीं याद हो तो हिंदी में लिख लेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, माध्यम 2। ओके, माध्यम 1 माध्यम 2 आ गया। अब देखिए सवाल में क्या दिया, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक यानी N1 का मान दिया है कितना? 2.42।
फिर बोला गया कार्बन डाइसल्फाइड का अपर्तनांक यानी N2 का मान कितना दिया है 1.63। तो क्या बोला गया है हीरे का अपर्तनांक कार्बन डाइसल्फाइड के सापेक्ष। तो हीरा का अपर्तनांक हीरा यानी माध्यम 1 का निकालना है, माध्यम 1 का अपर्तनांक निकालना है माध्यम 2 के सापेक्ष यानी निकालना है N12। अब देखिए N12 का मान निकालना है, 3 फॉर्मूला था, एक निरपेक्ष अपर्तनांक के रूप में था, एक चाल के रूप में था और एक तरंगदैर्ध्य के रूप में था। अब कौन अप्लाई करना है, जो दिया वो अप्लाई करेंगे। तो N12 निकालना है, N1 N2 दिया है, क्या होगा N12 बराबर N1/N2, सिंपल है। N1 का मान 2.42, N2 का मान 1.63, इसको भाग करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग कर लेते हैं, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक यहाँ भी 2 अंक, इन दशमलव का काम खत्म। तो 163 होगा, क्या करना है 242। ये कितना से आएगा 1 से आएगा ना, 163 कितना गया 12 में 3 गया 9, 13 में 6 गया 7, है खत्म। ठीक है, ये कितना गया, फिर दशमलव देंगे तो यहाँ 0, 16 पचे 80, 16 चौका 64, लगभग 4 से आएगा, लगभग कितना आएगा 1.4 आएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 1.4, तो लिख देंगे 1.4। ठीक है, आप आराम से भाग कर लेंगे, दिया गया 1.4, क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, कांच की स्लैब में अपवर्तन कोण का मान 19 डिग्री। कांच के स्लैब में अपवर्तन कोण यानी कांच का अपवर्तनांक इतना है तो आपतन कोण निकाले। चलिए ठीक है, कांच के स्लैब में अपवर्तन कोण यानी आर का मान कितना दिया है 19 डिग्री दिया है। कांच का अपवर्तनांक यानी एन का मान कितना है 1.5 है। तो बोला कि आपतन कोण निकाले यानी आई इक्वल टू व्हाट। किस फॉर्मूला में ये सब आता है, स्नेल का नियम आता है। तो स्नेल के नियम से एन बराबर क्या होता है साइन आई बट्टा साइन आर। एन का मान दिया है 1.5 तो 1.5, साइन आई का मान नहीं पता है तो रहने देते हैं। आर का मान, सर आर का मान दिया 19 डिग्री, लिखते हैं 19 डिग्री। तो हल करते हैं, देखिए कितना गया 1.5 इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन 19 डिग्री का मान पता है, तो हमें तो कुछ विशेष कोण का मान पता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, क्यों 10th में इतना ही पढ़ना है। अब तो इस तरह 19 आ गया, देखिए कहीं ना कहीं लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा गया। तो साइन 19 डिग्री का मान कितना होता है 0.3256, लिख देंगे 0.3256। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन आई का मान कितना आ गया, इसे गुणा करना पड़ेगा ना, तो कितना आएगा बताइए। तो एक काम करते हैं, एक साइन आई बराबर इसको इसमें गुणा करना है, कितना आएगा 15 से 90 के 0 हर से 9, 75 75 9 84 8 15 30 30 60 38 3 45 45 45 3 48, दशमलव कितना अंक पहले आएगा, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ 1 5 2 4 1 5 यानी यहाँ पर आएगा। तो 0 पॉइंट कितना आ गया 48 समथिंग आ गया। अब देखिए 0 साइन आई बराबर इतना गया, देखिए 0.4884। ठीक है, तो साइन कितना का मान ये होता है बताइए 29 डिग्री 14 मिनट, 29 डिग्री 14 मिनट, इसका मान क्या हुआ, तो इसलिए आई इक्वल टू कितना होगा 29 डिग्री 14 मिनट, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें जिसके लिए वायु में आपतन कोण 50 डिग्री तथा माध्यम में अपवर्तन कोण 36 डिग्री। तो वायु में आपतन कोण यानी आई का मान कितना दिया है 50 डिग्री, अपवर्तन कोण आर का मान कितना दिया है 36 डिग्री दिया है। हमें क्या निकालना है, उस माध्यम का अपवर्तनांक यानी एन निकालना है, एन इक्वल टू व्हाट। तो ये भी उसी तरह बनेगा, एन का फॉर्मूला क्या होता है साइन आई बट्टा साइन आर, साइन है तो साइन, बताइए इसमें आई का मान कितना है, तो आई का मान दिया है 36 डिग्री बटा साइन आर का मान कितना है 50 डिग्री। अब बताइए साइन 36 डिग्री का मान कितना होता है 0.5878, साइन 50 डिग्री का मान 0.7660। इसी को हल करेंगे तो क्या होगा आंसर होगा, इसको हल करके यहाँ कर देंगे आंसर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, यदि प्रकाश में वायु से कांच में जाने पर अपवर्तनांक 1.6 यानी एन का मान कितना है 1.6 है, प्रकाश के कांच से वायु में जाने पर अपवर्तनांक क्या होगा। अच्छा देखिए, प्रकाश के वायु से कांच में आने पर अपवर्तनांक कितना है, वायु से कांच में यानी देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वायु है और ये वाला क्या है कांच है। ठीक है, प्रकाश जब यहाँ से इसमें आएगा तो फिल्म कर मुड़ेगा, तो जब इसमें से इसमें आ रहा है तो अपवर्तनांक इतना दिया है। काम करते हैं ना, वायु को मान लेते हैं माध्यम 1, इसे मान लेते हैं माध्यम 1 यानी इसका अपवर्तनांक N1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं N2। हालांकि पता है, देखिए सिंपल है, जब माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष मान लीजिए दिया 3/4, तो 2 का क्या हो जाएगा 1 के सापेक्ष 4/2, यानी उसको उल्टा करना आपको, सिंपल सी बात जान लीजिए।
तो इसका दिया 1.6, तो उसे क्या होगा 1/1.6, बट कैसे, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे ध्यान देंगे। तो ये क्या है, यहाँ बोला गया वायु से कांच में जाने पर, यानी अपवर्तन कांच में हो रहा है ना, यानी कांच का अपवर्तनांक, यानी किसका मान दिया है n2 दिया, किसके सापेक्ष 1 के सापेक्ष। तो n21 का मान 1.6 दिया है, तो बोला है कांच से वायु में जाने पर, अब यहाँ पर निकालना है वायु का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, हो गया। तो n21 दिया है, n12 निकालना है, तो n12 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा 1/n21 लिख सकते हैं, तो कितना गया 1 बटा इसका मान 1.6 दशमलव ऊपर है 0, 10/16 ये कितना गया 5 है, कितना गया 8, 5/8, इसको दशमलव में ला देंगे कितना आएगा, यहाँ पर भाग कर लेंगे, हो जाएगा आंसर। ठीक है सर, भाग क्या है करेंगे, इसी तरह छोड़ सकते हैं, बट देखिए जब ये वाला दिया है दशमलव में, तो अभी क्या करेंगे दशमलव में ही लाएंगे, उतना भारी तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, कांच के लिए क्रांति कोण का मान निकालें, यानी हमें क्या निकालना है, क्रांति कोण यानी आईसी का मान निकालना है, जबकि कांच का अपवर्तनांक दिया है, एन का मान कितना दिया 1.52 दिया है। तो क्या अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध पढ़े हैं लोग, कौन सा है, n बराबर 1/sin IC, n का मान कितना दिया है 1.52, 1/sin IC, हमें IC निकालना है, इसको यहाँ कर दें, तो यहाँ पर आ गया sin IC बराबर 1/1.52। ठीक है, इससे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना है यहाँ पर sin IC बराबर, ये दशमलव ऊपर आएगा तो 00, 100/152, ये कितना गया 50, ये कितना गया 214, 1 212। ठीक है, अच्छा 4 से कट सकता था, 352, 4 से कट सकता था, फिर 2 से कटा देते हैं, 2 3 6 1 2 8 16, ये कितना गया यहाँ पर 25, तो 25/38 करेंगे तो लगभग कितना है, लगभग 0.6579 का, जब वहाँ पर दिया है तो इतना ही लगभग आना चाहिए। ठीक है, बट आप भाग कर देख लेंगे, साइन IC आएगा। अब तो साइन IC का मान इतना है, तो साइन कितना का मान ये होता है 41 डिग्री 20 मिनट, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए IC बराबर 41 डिग्री 20 मिनट ही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो क्रांति कोण इतना है, कांच का अपवर्तनांक निकाले, यानी इसमें क्रांति कोण दिया है, यानी IC का मान दिया है कितना 41.8 डिग्री। तो क्या निकालना हमें, कांच का अपवर्तनांक निकालना, नहीं n का मान निकालना। n का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin IC, इसको हल करते हैं, 1/sin है तो साइन, IC का मान कितना है 41.8 डिग्री, तो 1/, बताइए साइन 41.8 डिग्री का मान कितना होता है 0.6666, इसी को हल करेंगे आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया, यहाँ पर ध्यान देंगे, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब यहाँ से लेंस वाला शुरू हो गया, ध्यान देंगे लोग, तो सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, जो दिए उसको लिखेंगे और चिन्ह परिपाटी का ख्याल रखेंगे। तो सवाल में कहती है अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ का बात किया है, तो एफ का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, कौन लेंस है अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है सर, नहीं याद है, पन्ना पलटिए, अच्छा दिखाई दे रहा है माइनस में, यहाँ का लगा देंगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, बोला कि कितनी दूरी पर वस्तु को रखें कि लेंस द्वारा वस्तु का लेंस से 8 सेंटीमीटर, थोड़ा सा काम करते हैं, देखिए ये बोला लेंस द्वारा वस्तु का लेंस से 8 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब कहाँ बने, लेंस से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी भी का मान दिया है कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, भी का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, अब पढ़े चलो भी का मान प्लस में कब होता है, जब प्रतिबिंब आभासी हो ना वास्तविक हो, और माइनस में कब होता है, जब प्रतिबिंब आभासी हो। तो क्या इसमें वास्तविक आभासी की बात किया है, नहीं किया है, अब तो गड़बड़ है। तो थोड़ा सोचिए, कौन लेंस से अवतल लेंस, अवतल लेंस द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो भी का मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, इसमें हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। इसमें क्या पूछा गया था, कितनी दूरी पर वस्तु रखी, यानी वस्तु दूरी निकालना, यू बराबर व्हाट। इसमें एक और बात बोला, लेंस का आवर्धन भी ज्ञात करें, m = व्हाट, हो गया, फॉर्मूला तैयार है। अब बताइए हमें यू निकालना है, एफ और भी दिया है, तो किस फॉर्मूला में तीनों होता है, लेंस सूत्र में होता है, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए लेंस सूत्र से, ऐसे शुरू कैसे करेंगे, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। 1/, देखिए v का मान कितना है -8, u का मान कितना है नहीं पता है, f का मान -10, तो -10 सॉल्व करते हैं कितना गया। अब देखिए हमें u का मान निकालना है ना, तो इसको यहाँ रख देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, या इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, जैसे हल करना हल कर सकते हैं, इक्वेशन ही ना है, इसको चलिए हल करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं -1/8, हाई माइनस में नहीं तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो +1/10 इक्वल टू कितना गया 1/u। तो यहाँ देखिए कितना गया, इसके एलसीएम कितना आएगा, तो 10 और 8 का लघुत्तम निकालना है। देखिए तो कल आपको एक तरीका भी सिखाया गया था, कैसे, देखिए
दोनों सेम होता तो कोई एक उतार देते हैं, बट अलग अलग है। तो क्या 8 के पहाड़ा में 10 आता है? नहीं आता है। तो 10 को 2 गुना खींचिए, 10 दूना 20, क्या 8 से 20 कटेगा? नहीं। 10 3 30 नहीं कटेगा, 10 चौका 40, 8 से 40 कट जाएगा ना, तो यहाँ 40 ही होगा। तो 8 बजे 40 तो -5 है, प्लस 10 चौका 40 यानी 4, ये आ गया 1/u। यहाँ से कितना आ गया? -1/40 बराबर 1/u। इसको उल्टा करते भी उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से u का मान कितना जाएगा? -40 सेंटीमीटर। हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये भी जानते हैं कि u का मान माइनस में होना चाहिए, यानी u का मान निकल गया। ठीक है, तो एक समाधान हो गया। दूसरा निकालना है m यानी आवर्धन निकालना है। अब बताइए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? तो m बराबर होता है h डैश बटा इसके, इसमें h डैश और h दिया है? नहीं दिया है। तो m का एक और फॉर्मूला पढ़े लो, क्या पढ़े लो? v/u। तो m बराबर क्या अप्लाई कर देंगे? v/u। देखिए v का मान कितना है? v का मान -8, u का मान कितना है? -40। तो माइनस माइनस खत्म, 1/5, 8/40 होता है। ये हो गया आंसर। इस आप दशमलव भी चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। अच्छा देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, यानी एफ का मान दिया है कितना? 15 सेंटीमीटर। अभी प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है? उत्तल लेंस है तो प्लस में। इसके बाद क्या बोला है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई, यानी वस्तु दूरी यू का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ये प्लस में या माइनस में? माइनस में। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थान तथा आवर्धन निकालें। हम प्रतिबिंब का प्रकृति बताना है, प्रकृति यानी बताना है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा क्या आभासी बनेगा। ठीक है, सीधा या उल्टा से बताना है। स्थान बताना है कितनी दूरी पर बनेगा, यानी भी निकालना है। प्रकृति भी बताना है, तो आपको पता है भी निकालेंगे तो प्रकृति बता सकते हैं। और फिर क्या बताना है? आवर्धन, या आवर्धन यानी एम का मान बताना है। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं। एफ दिया है, यू दिया है, तो भी निकाल सकते हैं कैसे? लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसको हल करते हैं। 1/, देखिए v का मान नहीं पता है, माइनस यू का मान -20, 1/f का मान 15। तो कितना गया यहाँ पर? 1/v है, माइनस माइनस प्लस 1/20 बराबर 1/15। प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया? 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/20। यहाँ से आएगा 1/v बराबर, इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। 15 चौका 60, अब 20 3 60। तो कितना गया यहाँ पर? 1/v बराबर 1/60। यहाँ से v का मान कितना गया? 60 सेंटीमीटर। अब बताइए v का मान प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो जब v का मान प्लस में तो प्रतिबिंब क्या बनता है? तो जब v का मान प्लस में तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। क्या बनता है? वास्तविक। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि v धनात्मक है, v धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो एक आंसर यहाँ ऐसे भी देखिए। अब इसको भी भाषा में लिख सकते हैं। कैसे बोला? प्रतिबिंब का स्थान क्या है? तो क्या बोल देंगे? प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनती है? 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनती है। दूसरा गया, फिर इसमें निकालना था आवर्धन, यानी एम का मान निकालना है। एम का फॉर्मूला h डैश बटा इस, इसमें h डैश h नहीं दिया है तो एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े लो v/u। देखिए v का मान कितना है? तो 60। u का मान कितना है? -20। तो कितना है? 20 3 60, यानी यहाँ पर कितना गया? -3। ये हो गया आंसर। एक आंसर यहाँ पर, एक आंसर यहाँ पर, एक आंसर यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें जो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। तो यहाँ तक पढ़कर हमें क्या मिला? फोकस दूरी निकालना, ये पता लगा। और वस्तु कहाँ रखी गई है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, यानी वस्तु दूरी दिया है। यू का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। प्लस में माइनस में? माइनस में। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब यानी भी का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। आभासी दिया है, तो आभासी दिया है तो प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे? माइनस में लेंगे तो माइनस आ गया। नहीं पता है तो फिलहाल देख के बनाइए, बनाते बनाते क्या होता है? याद हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके पास देखिए क्या दिया यहाँ पर हो गया। इसमें क्या बोला था? लेंस की फोकस दूरी निकालनी, एफ निकालना था। इसमें एक और बात बोला है, लेंस की प्रकृति बताए। प्रकृति मैंने बताना है लेंस अवतल है या उत्तल है। लेंस अवतल है या उत्तल है, आपको ये बताना है। ठीक है, अब बताइए लेंस अवतल है उत्तल क्या पता करेंगे? तो जब एफ निकालेंगे, एफ का चिन्ह के बता देंगे। यदि एफ का मान प्लस में गया उत्तल लेंस होगा, एफ का मान माइनस में कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। हालांकि आप बिना सॉल्व किए बता सकते हैं लेंस का प्रकृति। बोलिए कैसे? इसमें कौन प्रतिबिंब बोला है? अच्छा आभासी प्रतिबिंब बोला है ना तो नहीं बता सकते। क्यों? कि आभासी अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है। यदि वास्तविक बोला होता है तो क्या होता है? कन्फर्म है कि उत्तल लेंस होता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे, यू दिया है, भी दिया है, हमें क्या निकालना है? एफ निकालना है। तो कौन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? लेंस सूत्र। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से
तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब देखिए 1/v, v का मान कितना दिया है -25, u का मान -10, f हमें नहीं पता है, ठीक है। अब बताइए कितना है यहाँ पर, ये हो गया -1/25, ये माइनस माइनस प्लस 1/10 और बराबर कितना आ गया 1/f। इसके एलसीएम कितना है क्या 10 25 को काटेगा नहीं काटेगा तो 25 दूना 50, एकदम बिल्कुल 50 कितना है 25 दूना 50 -2 और प्लस 5 1/f। तो यहाँ कितना गया 3/50 बराबर 1/f, यानी यहाँ से कितना आ गया f का मान, इसको उल्टा करते भी उल्टा हो जाए, तो f का मान आ गया 50/3 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। फिर बोला लेंस की प्रकृति, तो लेंस का फोकस दूरी प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो लिखिए चूंकि f धनात्मक है, f धनात्मक है इसलिए लेंस कौन सा लेंस होगा उत्तल लेंस, इसलिए लेंस उत्तल लेंस है, या लेंस की प्रकृति क्या है उत्तल है। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, यदि एक फोटोग्राफिक कैमरे के लेंस की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, फिल्म से लेंस को कितनी दूरी पर रखा जाए कि 200 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का फोटोग्राफ लिया सके, ठीक है। अब ये सवाल कब बनेगा, जब ये पता है कि फोटोग्राफिक कैमरा में कौन सा लेंस होता है, तो कौन सा लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ बोला गया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ का मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस का फोकस दूरी किसमें लेते हैं प्लस में लेते हैं। फिर क्या बोला गया यहाँ पर, फिल्म में लेंस को कितनी दूरी पर रखा जाए, इतना दूरी पर स्थित वस्तु का फोटोग्राफ लिया सके। अच्छा इतना दूरी पर वस्तु, तो वस्तु दूरी यानी यू का मान कितना दिया है 200 सेंटीमीटर, प्लस है माइनस माइनस में। तो यहाँ बोला गया है फिल्म में लेंस को कितनी दूरी पर, अच्छा देखिए ध्यान से निकलो, फिल्म यानी पर्दा, फिल्म से यानी पर्दा से, तो पर्दा कहाँ पर रखा जाएगा बताइए, जहाँ प्रतिबिंब बनाना है, तो यानी आपको इसमें क्या पूछा गया प्रतिबिंब दूरी पूछा गया है, यानी v = what, ठीक है। चलिए ऐसे भी एक और बात सोचिए, मान लेते हैं आप नहीं सोच पाते कि सर यहाँ पर उत्तल लेंस ही क्यों होगा, तो एक और तरीका सोचने का, बताइए कैसे सोच सकते हैं। अब देखिए पर्दा पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, तो किस पर्दा पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, कौन वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या कभी अवतल लेंस से बनता है, नहीं बनता है, इसका मतलब उत्तल लेंस ही होगा। क्या होगा उत्तल लेंस। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कौन सा लेंस होगा, ठीक है। अब बताइए एफ दिया है यू दिया है भी निकालना है, कौन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंस सूत्र होते हैं, लिखेंगे लेंस सूत्र से, ठीक है। तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v। v का मान कितना है, v का मान नहीं पता है, माइनस u का मान -200, ये वाला दिया है 1/8, 1/8, ठीक है। तो कितना गया यहाँ पर 1/v, ये माइनस माइनस प्लस उधर है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/8 माइनस 1/200, तो कितना गया 1/v का मान। इसके एलसीएम कितना आएगा बताइए, तो क्या 8 के पहाड़ा में 200 आएगा, आएगा, तो कितना हो गया यहाँ पर देखिए तो 200, कितना आएगा 25 8 है 200, यानी 25 -1, तो कितना गया यहाँ पर 1/v बराबर, यहाँ पर गया 24 अब बटा कितना गया 200, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कटेगा, तो कितना है 4 × 24, 4 × 5 20 यानी 50, फिर 2 से कटेगा 2 3 6 और 25, यानी 1/v का मान 3/25, तो v का मान कितना आएगा 25/3 सेंटीमीटर ही हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। अच्छा यानी एफ का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, कौन लेंस है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में ही लेते हैं। लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, इसमें क्या पूछा गया यू का मान, क्या पूछा गया यू का मान पूछा गया है कि उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, अच्छा ये लेंस है तो एक साइड वस्तु है तो दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा है, किधर बन रहा है दूसरी ओर, यानी कैसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। तो बोला गया यहाँ पर कि लेंस के दूसरी ओर इतनी दूरी पर बने, क्या बने प्रतिबिंब, तो v का मान कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। तो चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए प्रतिबिंब दूरी किस में लेंगे प्लस में लेंगे। इस स्थिति में आवर्धन निकाले, यानी दो का बात निकालना है, वस्तु दूरी निकालना है, यू का मान निकालना है, आवर्धन यानी एम का मान निकालना है, ठीक है। तो एफ दिया है भी दिया है, यू निकाल देंगे कौन फॉर्मूला से लेंस सूत्र से। फिर हमें क्या निकालना है एम, एम ए निकालना आवर्धन, तो आवर्धन के लिए पता है एम बराबर v/u। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, आप ये खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कोई 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, अच्छा यानी वस्तु को ऊंचाई दी, यानी एच का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ का मान 20 सेंटीमीटर। अब बताइए ऐसे वस्तु दूरी प्लस में कि माइनस में, प्लस में तो प्लस में ले लिए, फोकस दूरी प्लस है माइनस, तो ये देखना पड़ेगा कौन सा लेंस है,
तो कौन लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस तो प्लस में लेंगे। इस वजह से क्या बोला गया है? लेंस से वस्तु की दूरी इतना है। अच्छा, यानी वस्तु दूरी यू, यू का मान कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। प्लस है माइनस? माइनस में लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति यानी हमें भी बताना है। प्रकृति यानी बताना है वास्तविक या भाषिक, सीधा या उल्टा, ये सब बताना है। आकार, आकार ऐसे देखिए ध्यान से, यदि वस्तु का ऊंचाई दिया है तो हम प्रतिबिंब का ऊंचाई निकाल सकते हैं। यदि नहीं दिया होता और आकार पूछता तो क्या निकालना होता? खाली आवर्धन। क्या निकालना होता? आवर्धन। हम बता सकते हैं। जैसे आवर्धन का मान दिया 3, 3 का मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का 3 गुना होगा। क्या होगा? 3 गुना। खाली बता दें 3 गुना होगा। बट यहाँ पर चूंकि आपको ऊंचाई पता है तो उसका भी ऊंचाई निकाल सकते हैं। क्या निकालना है? प्रतिबिंब का आकार निकालना है। क्या निकालना है? एच डैश का मान निकालना है। हो गया। अब बताइए हमें भी निकालना है। एफ दिया है, यू दिया है, तो कौन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? लेंस सूत्र। तो लिख देंगे लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या कहता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हम इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब बताइए 1/v, v का मान कितना है? नहीं पता है। माइनस u का मान -30, 1/f, f का मान कितना दिया है? f का मान दिया है 20, लिख देंगे 20। तो कितना यहाँ पर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30 बराबर 1/20। ये प्लस दे रहे थे, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हल करते हैं इसके बाद से। कितना यहाँ पर 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/30। तो 1/v, इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो 20 3 60 माइनस 3, 30 दूना 60 यानी 2। तो 1/v का मान कितना आ गया? 1/60, यानी v का मान कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। तो एक आंसर मिल गया। अब बताइए v का मान प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है। प्लस यानी कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक और उल्टा। तो लिखते हैं वास्तविक और उल्टा। आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं कैसे? कुछ देर पहले लिखा गया था। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा आ गया? वास्तविक और उल्टा। फिर यहाँ बोला गया है कि एच डैश निकालें। तो बताइए एच डैश किस फॉर्मूला में? एम वाला फॉर्मूला में है ना, तो एम निकालेंगे। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है? एच डैश बटा एच। ठीक है, अब बताइए एच डैश बटा एच। ठीक है, एच डैश का मान नहीं पता है तो निकालना है तो रहेगा ही। एच का मान दिया है 4, तो 4। अब ये सवाल कब बने? जब हम एम का मान पता होगा। इसमें कोई एम का मान दिया है? नहीं दिया है ना, तो नहीं दिया तो इसका एक और फॉर्मूला था क्या? v/u। तो यहाँ लिख देंगे v/u। अब इसको हल करेंगे। देखिए, क्योंकि इसमें v भी पता है, u भी पता है, सब पता है। अब बताइए इसमें v का मान कितना है? v का मान, तो v का मान अभी निकाले हैं 60, तो 60। u का मान, तो u का मान दिया है -30, तो यहाँ आ गया -30। एच डैश का मान नहीं पता है, 4 है तो 4। ठीक है, और 30 दूना 60, 4 दूना 8, यानी एच डैश का मान कितना आ गया? यहाँ से एच डैश का मान आ गया -8 सेंटीमीटर। आंसर। सर माइनस में क्यों आ रहा है? कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का उस लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। 60 सेंटीमीटर दूर यानी प्रतिबिंब दूरी दिया है। कितना दूर प्रतिबिंब बनाता है? 60 सेंटीमीटर। तो v का मान दिया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्रतिबिंब की दूरी प्लस में लेने के माइनस में लेना है, इसके लिए देखना पड़ेगा वास्तविक या भाषी है। वास्तविक बनाता है, वास्तविक। तो वास्तविक जब है तो प्लस में कि माइनस में? प्लस में होता है, इसी तरह रहेगा। ठीक है, यह वस्तु लेंस के सामने कहाँ रखी है? कहाँ रखी है? नहीं, यू का मान निकालना है। इसका प्रतिबिंब उसी आकार का बन रहा है। ऐसे से बोला है प्रतिबिंब उसी आकार का बन रहा है। जब प्रतिबिंब आकार वस्तु आकार बराबर, तो एम का मान क्या होता है? 1। एम का मान 1। एम नहीं लिखते ऐसे भी लिख सकते हैं, एच डैश बराबर एच, लेकिन सबसे बढ़िया क्या है? हम लिख देंगे एम। अभी प्लस में लेने के माइनस में लेना है। तो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, एम का मान क्या होगा? माइनस। ठीक है, लेंस की क्षमता भी याद करो। अच्छा, इसमें क्या निकालना है? यू निकालना है, लेंस की क्षमता नहीं, पी निकालना है। हो गया सवाल। अब बताइए यू निकालना है, तो यू कब निकलेगा? अच्छा, भी दिया है, यू निकालना है। एफ पता हो तो निकलता है, एफ तो दिया नहीं है सर। एम दिया है ना, एम। तो देखिए एम वाला फॉर्मूला याद होगा, भी यू एम, तीन में रिलेशन होता है, तो उससे हम यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो पढ़े लोग, एम बराबर v/u। माइनस v/u किस में होता है? दर्पण में होता है। तो एम बराबर v/u। एम का मान कितना है? -1। v का मान 60, u का मान नहीं पता है, तो यहाँ से u का मान कितना आ गया? इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो u का मान आ गया 60/-1, यानी आ गया -60 सेंटीमीटर। एक आंसर बेटा गया। बोला ये क्षमता निकालता। क्षमता कब निकाल पाएंगे? जब फोकस दूरी पता है। तो फोकस दूरी नहीं पता है, तो u आ गया, v आ गया, तो फोकस निकाल सकते हैं कैसे? लेंस सूत्र से। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। एक बटा देखिए v का मान कितना है? तो v का मान 60 है। ओके, u का मान
-60। अच्छा एक और बात थोड़ा सोचिए, आप ऐसे भी सोच सकते थे, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर कब होता है? जब वस्तु को 2f पर रखते हैं तो प्रतिबिंब 2f पर बनता है। जैसे मान लीजिए जब वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। तो जब वस्तु को रखें कितना दूरी पर, देखिए इसमें क्या बोला, प्रतिबिंब बन रहा है 60 पर, वस्तु भी कहाँ रखा गया होगा 60 पर, इसलिए कितना है देखिए तो 60 है। आप ऐसे भी सोच सकते थे। बाकी इसको हल करते हैं। अब ये भी कॉन्फॉर्म फोकस क्या होता है, तो 2f का आधा होता है, यानी इसमें 30 आएगा। देखिए कितना गया, कितना गया 1/60 और प्लस 1/60। यानी इस क्वेश्चन को आपको पता है मौखिक रूप से भी हल कर सकते थे। कब? जब वो किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पता होगा तब। तो कितना यहाँ पर देखिए तो 2/7 यानी 1/30। इसको हल करने से f का मान कितना जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको हल करते 1/60 1/60 या गया 2/60 बराबर 1/f, यानी कितना गया 1/30, यानी यहाँ से f का मान आ गया 30 सेंटीमीटर। सर f प्लस में रहे, गड़बड़ नहीं ना है? तो कौन लेंस है? उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में आएगा, यानी सही है। एक आंसर भेटा गया। अब हमें क्या निकालना है, ऐसे u निकालना था, तो u भी, एक मिनट, f नहीं निकालना है ना, हमें u निकालना था। तो एक आंसर यहाँ पे मिल चुका है, हमें निकालना है p। तो p का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। अब थोड़ा ध्यान देंगे लोग, अब पावर निकालना है तो पावर हम चाहते हैं डायोप्टर में आए। तो पावर डायोप्टर में कब आए, तो फोकस दूरी किसमें, मीटर में हो, यानी सही मात्रा में हो। क्या मीटर में है? नहीं ना, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, मीटर में चेंज। तो कितना गया 30/100 मीटर, यानी 3/10 मीटर। तो कितना रख देंगे 3/10, तो ये 10 ऊपर आएगा, यानी 10/3 डायोप्टर हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ दिया गया, एक उत्तल लेंस से 27 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु, एक उत्तल लेंस से कितना दूरी पर वस्तु रखा गया है 27 सेंटीमीटर, यानी वस्तु दूरी दिया है, यानी u का मान कितना दिया है 27 सेंटीमीटर। प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे, माइनस में लेंगे। 3 गुना आवर्धित, यानी m का मान दिया है 3 गुना। अब देखिए 3 गुना, अब m का मान प्लस में के लिए माइनस में लेते हैं। बोला कि आवर्धित आभासी प्रतिबिंब, क्या बोला है आभासी, आभासी यानी m का मान प्लस में ही लेना है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, ऐसे बोले वस्तु का इतना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी, अच्छा यानी f निकालना है। क्या निकालना है, f निकालना है। ठीक है, अब बताइए u दिया है, m दिया, हमें f निकालना है। तो बताइए f कब निकलेगा, u दिया है जब v पता हो। अब v तो सब नहीं पता, लेकिन m तो दिया है ना, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, v निकल जाएगा। तो m का फॉर्मूला क्या होगा, m का फॉर्मूला होता है v/u। ठीक है, अब देखिए m का मान, m का मान दिया है 3, v का मान नहीं पता है, u का मान -27, यहाँ से v का मान निकल जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और उठता है कि मैं ये सब नहीं सोच पाई क्या करें, जब खुद तभी बनेगा, बोले कैसे बनेगा। अब देखिए सोचिए, हमें f निकालना है, f निकालना है, u दिया है, तो कौन फॉर्मूला में f है, देखिए आप उसमें भिड़ जाइए। एक तो तरीका ये है कि चलिए हम m को हल करेंगे, v निकलेगा, तब हम f निकाल लेंगे। ये सब नहीं सोच पाए तो हम क्या करें, तब डिग्री बताइए f निकालना है, सीधा हम f पर भिड़ेंगे। किस पर भिड़ेंगे, f पर भिड़ेंगे। तो f किस फॉर्मूला में था, तो एक फॉर्मूला है p = 1/f। तो यहाँ से f निकल जाए, इसमें कहीं पावर तो दिया नहीं है, तो थोड़ा खत्म करते हैं। तो एक लास्ट ऑप्शन बचा, कौन सा, लेंस सूत्र। इसे लिख देंगे लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v - 1/u = 1/f। ध्यान देंगे 1/v, इसमें कहीं v का मान दिया है, नहीं दिया है, और हम देते हैं 1/u, u का मान -27। ध्यान देंगे 1/f, f का मान नहीं पता है, ये तो निकालना है, तो रहेगा ही। अब सोचिए सवाल कब बनेगा, तो अब तो दिखाई दे सर ये सवाल कब बनेगा, जब हमें v का मान पता हो, यानी एक चीज़ कमी है, किसकी कमी है, v की कमी है, तो हम v कहीं से खोज कर लेंगे। तो कहाँ से खोज ला सकते हैं, अब इसमें कौन सा पोर्शन दिया है, तो वो दिया है m, तो इसको अप्लाई करते हैं। तो m का फॉर्मूला क्या होता है v/u, m का मान कितना है 3, v का मान नहीं पता है, u का मान पता है -27, हो गया -27। तो 27 × 81, v का मान कितना गया -81 सेंटीमीटर। अब हमें जो चाहिए था v मिल गया, कितना -81, डी देंगे -81। अब यहाँ से f निकल जाएगा, निकल जाएगा। इसको हल करते हैं, देखिए कितना आ गया, इसको हल करते बताइए कितना आ गया यहाँ पर। इसको हमेशा लिख सकते हैं -1/81, और माइनस माइनस प्लस 1/27 बराबर 1/f। इसका एलसीएम कितना आएगा 81, यहाँ कितना आ गया -1 और प्लस 27 81 3 1/f। तो ऊपर कितना आ गया 2/81 बराबर 1/f, यानी यहाँ से कितना आ गया, इसको उल्टा करे तो f, इसको उल्टा करते 81/2, यानी 81/2, 2 चौका 8 40, यानी 40.5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी,
अच्छा देखिए 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, एम का मान कितना दिया है, 2 गुना दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अच्छा तो एम प्लस में लेंगे माइनस में ले, तो ये कब पता लगेगा, जब हमें पता हो प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी, ठीक है। तो ये बोला है 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, अभी वास्तविक आभासी नहीं बोला है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ का मान कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, कौन लेंस से, उत्तल लेंस से, तो उत्तल लेंस से तो प्लस में ही होगा। कितनी दूरी पर आप एक वस्तु को रखेंगे, हमें इसमें वस्तु दूरी निकालना है, यू का मान। अब ध्यान दीजिए यू का मान निकालना है, इसमें कहीं भी प्रतिबिंब के बारे में बात नहीं किया है, वास्तविक है आभासी है, यानी दोनों केस हो सकता है, वास्तविक हो सकता है आभासी हो सकता है। हम लोग पढ़े हैं लो ना, उत्तल लेंस में ना आभासी प्रतिबिंब तो बड़ा बनता है, तो 2 गुना बोला है नहीं बड़ा होगा, अब वास्तविक में भी कभी बड़ा बनता है, यानी दोनों केस हो सकता है। तो एम का मान प्लस में हो सकता है और माइनस में हो सकता है, तो एक बार प्लस लेकर हल करेंगे और एक बार लेकर हल करेंगे माइनस, यानी एक बार पहला केस क्या बनेगा, 2 इसमें स्थिति उत्पन्न होता है, तो स्थिति 1 वस्तु की स्थिति निकालना है, तो पहला स्थिति में क्या मान लेते हैं आभासी प्रतिबिंब। स्थिति 1 क्या है, यदि प्रतिबिंब आभासी हो, यदि प्रतिबिंब आभासी हो तो, अब यदि प्रतिबिंब आभासी हो तो क्या हो बताइए, तो आभासी हो तो एम का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे, एफ तो वही रहेगा, एफ का मान कितना है 15, यू निकालना है, एक नया क्वेश्चन यहाँ बन गया। अब देखिए यू निकालना है, एफ दिया है तो भी पता होना चाहिए ना, भी तो नहीं पता है तो इसको हल कर लेते हैं। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, भी बाई यू, एम का मान कितना दिया है 2 दिया है, भी बटा यू, इसको इधर गुणा कर दे क्या होगा, 1 मिनट, हमें इसमें क्या निकालना है, यू निकालना है ना, तो एक दिन भी एक समय में भी गायब करना पड़ेगा, तो यानी यहाँ से भी का मान क्या आएगा 2u आएगा, तो 2u बराबर आ गया भी, ठीक है। हमें निकालना है यू, तो यू किस फॉर्मूला से निकलेगा, लेंस सूत्र से, लिख देंगे लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, एक बटा दिया भी का मान कितना है 2u, तो यहाँ लिख देंगे 2u माइनस यू का मान नहीं पता है, एफ का मान 15 यहाँ लिख देंगे 15, अब यहाँ से यू निकल जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये बदलाव कहाँ से किए, तो आप इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ये क्वेश्चन लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो आपको लिखना आता है लिख लेंगे। अब बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, 2u होगा, तो यहाँ गया 1 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 2 बराबर 1/15, तो कितना गया ऊपर माइनस 1/2u बराबर 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते कितना गया 2u बराबर -15, जैसे u का मान कितना गया -15/2 सेंटीमीटर आंसर। एक आंसर आ गया। एक और स्थिति इसमें पॉसिबल है, कौन सा, वास्तविक वाला, तो लिखेंगे स्थिति 2, स्थिति 2, और यहाँ क्या लिखेंगे यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो बताइए इस स्थिति में m का मान क्या होगा -2 होगा, f का मान तो वही रहेगा 15, और u का मान निकालना है, u इक्वल टू सेम प्रोसीजर से अप्लाई करेंगे। m का फॉर्मूला क्या होता है v/u, m का मान -2, v का मान नहीं पता है, u का मान नहीं पता है, तो यहाँ से v का मान कितना गया -2u। अब यहाँ क्या अप्लाई करेंगे लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। थोड़ा सुविधा करते हैं। इसके बाद देखिए क्या हो गया, 1/v है, तो बताइए 1/v, तो v का मान कितना निकाले थे -2u, तो यहाँ लिख देंगे -2u माइनस 1/u बराबर 1/f। अब इस माइनस ऊपर लिख सकते हैं, तो 1/2u माइनस 1/u बराबर 1/f। इसका एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 2u, तो यहाँ कितना आएगा -1, अब माइनस यहाँ 2 हो जाएगा बराबर 1/f। एक मिनट, f का मान तो दिया है, कितना दिया है 15, तो यहाँ लिख देंगे f का मान 15, यहीं पर रखते हैं, तो कितना गया 15, तो 1/15, तो कितना गया 1/15, तो कितना गया -3/2u बराबर 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना गया 2u का मान -45, जैसे u का मान कितना गया -45/2 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/4, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/4, यानी किसका मान दिया आवर्धन का मान दिया है, ठीक है। चलिए फिर से सवाल पढ़ते हैं जो दिया, लिखते हैं किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने वास्तविक प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब दूरी दिया है, तो v का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। अब यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो v किस में लेंगे प्लस में लेंगे, तो बोला गया प्रतिबिंब का आकार यानी आवर्धन का मान कितना दिया है 1/4, तो 1/4,
ठीक है। तो बोला गया यहाँ पर कि लेंस की फोकस दूरी यानी एफ और लेंस की, अच्छा लेंस की फोकस दूरी, लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी बताना है प्रकृति। जब लेंस की फोकस निकलेगा तभी क्या निकलेगा, प्रकृति निकलेगा। ठीक है चलिए। अच्छा इसे बताइए वास्तविक प्रतिबिंब दिया है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगी। अवतल लेंस तो वास्तविक बनता नहीं है, बट नहीं हम लोग एफ निकालेंगे, एफ का मान माइनस में आएगा तब जाकर लिखेंगे, एफ का मान किस में प्लस में आएगा तब जाकर हम क्या लिखेंगे, लेंस क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं। अब बताइए भी दिया है, एम दिया, हमें एफ निकालना है, तो एफ कम निकलेगा जब हमें यू पता हो। अब यहाँ एम दिया है तो एम वाला फॉर्मूला से यू निकाल लेंगे, कैसे, एम बराबर वी बाई यू। एक और बात, इस चीज़ को आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, कैसे, जो दिए इसे उतार लेते हैं। एम का मान क्या है 1/4, ठीक है, और एम का फॉर्मूला क्या होता है वी बाई यू, तो यहाँ लिख दीजिए वी बाई यू बराबर 1/4। तो जैसे हल करते हैं वैसे हल कर सकते हैं। देखिए वी का मान कितना है, वी का मान 20, यू का मान नहीं पता है, यहाँ है 1/1 मिनट। प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है तो एम का मान क्या होगा, माइनस में होगा ना। प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक, तो एम का मान क्या होगा, अब तो ये हमको ख्याल कब आया, मान लीजिए छूट गया था शुरू में। तो यहाँ देखिए इसमें यू का मान आ रहा था प्लस में, अच्छा यहाँ 4 लेते तो यू का मान प्लस में, कभी यू का मान प्लस में पॉसिबल है नहीं ना है, तो इसका मान क्या होगा, कभी कभी देखिए कोई मिस्टेक हुआ रहेगा ना, आपको आगे भी आइडिया लग जाएगा कहाँ मिस्टेक हुआ है। तो एम का मान किस में लेना था, माइनस, इसलिए चिन्ह परिपाटी पर कन्फर्म कर लेंगे सही है गलत है। ठीक है तो एम का मान किस में होगा, माइनस में, तो यहाँ पर क्या लेंगे माइनस। तो यहाँ से कितना आ गया यू का मान 20 चौका 80 यानी माइनस 80 सेंटीमीटर। ठीक है हमें क्या निकालना था, एफ निकालना है। तो एफ के लिए कौन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/, देखिए इसमें v का मान कितना है, v का मान दिया है 20 माइनस u का मान माइनस 80 बराबर 1/f। तो कितना गया यहाँ पर 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/80 बराबर 1/f। यहाँ से कितना आएगा इसका एलसीएम 80 आएगा, तो 20 चौका 80 यानी 4 और प्लस 1 बराबर 1/f। यह गया 5/80 बराबर 1/f। तो कितना होता है 16×5 80 यानी f का मान कितना गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है अब f का मान धनात्मक, इसलिए लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। तो उत्तल लेंस, लेंस की प्रकृति क्या होगा, उत्तल होगा। हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, अच्छा अब क्षमता वाला है, क्या गया क्षमता वाला। ठीक है तो सबसे आगे सवाल ध्यान से पढ़ते हैं, क्या दिया है 2.5 मीटर फोकस दूरी, यानी एफ का मान कितना दिया है 2.5 मीटर। अभी प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, तो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें होता है, माइनस में, तो माइनस में ले लिया। लेंस की क्षमता क्या करें, पी निकालना। देखिए जब भी लेंस की क्षमता निकालना है ना, तो हम चाहते हैं क्षमता डायप्टर में। डायप्टर में कब है, जब फोकस दूरी मीटर में हो। तो क्या फोकस दूरी मीटर में है, तो मीटर में है, यानी अब इसका मात्रक चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब पी निकालना है, पी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पी का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। तो 1/, देखिए इसमें एफ का मान कितना है -2.5, दशमलव आएगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, यानी कितना गया -10/25। 5 दूना 10, 5 5 25, यानी कितना गया -2/5। डायप्टर आप यहीं पे आंसर करते हैं, इसको दशमलव में ला दें, कितना आएगा -0.5 होगा 20, इतना डायप्टर आंसर। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी क्षमता, यानी इस सवाल में पी का मान दिया है -4 डायप्टर। सर ये 4.0 लिखने का मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब ये होता है ना, अब इसको 4 भी लिख सकते हैं, बट इसका मतलब ये है कि देखिए पावर कितना दिया है 4.0 डायप्टर। और जब आप 11th में आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे सार्थक अंक के बारे में, ठीक है, तब वो पता लगेगा इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब फिलहाल अभी जानिए ना, आप तो ये बोलना चाहते हैं ना, जब पावर दिया है 4 समथिंग, तो फोकस भी क्या करेंगे लोग, दशमलव के बाद 1 अंक तक ही निकालेंगे लोग। ठीक है चलिए देखते हैं। पी का मान दिया, हमें क्या निकालना है, एफ का मान निकालना है। तो क्या पी और एफ में कोई संबंध होता है, होता है। पी इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो हमें निकालना है एफ, तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ बराबर 1/p। तो 1/, देखिए पी का मान कितना है -4, दशमलव 0 हटा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 1/4। अब देखिए पावर जब डायप्टर में, तो फोकस किस में आएगा मीटर में, यानी इसका मतलब क्या हुआ 1/4 मीटर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हमेशा लिख सकते हैं। एक और बात 1/4 मीटर भी सही, लेकिन इस सेंटीमीटर बदले तो क्या होगा, ये हो जाएगा -1/4 गुणे 100 सेंटीमीटर, यानी कितना है यहाँ पर 25, यानी -25 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पतले लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी एफ का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता तथा प्रकृति बताए। अब देखिए क्षमता बताना है, पी बताना है, प्रकृति बताना है। अब फोकस दूरी प्लस में दिया है, तो कन्फर्म में क्षमता भी प्लस में आएगा।
अब प्लस में किसका होता है, उत्तल का होता है, तो बोल देंगे उत्तल लेंस है, ठीक है। पी निकालना है तो पावर का फॉर्मूला तो 1/f। अब यदि फोकस पावर डायोप्टर में कब जब फोकस मीटर में, तो आगे इसको क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो कितना गया 25/100 मीटर, यानी कितना गया 1/4 मीटर, ठीक है। तो एफ का मान कितना गया 1/4, ये 4 ऊपर आया तो कितना गया 4 डायोप्टर। तो एक आंसर मिल गया, क्षमता निकालना था। फिर से क्या बोला गया था, प्रकृति बताए, तो लेंस की प्रकृति क्या होगा, तो उत्तल लेंस होगा, क्योंकि पावर क्या है, प्लस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो लेंसों की क्षमताएं इतना तथा इतना। अच्छा, इसमें दो लेंस की क्षमता, एक लेंस की क्षमता को P1 मान लेते थे। P1 का मान है -1.5 डायोप्टर, P2 का मान है 3.5 डायोप्टर। इस लेंसों के संयोजन की क्षमता तथा फोकस दूरी निकालें, यानी हमें संयोजन की क्षमता निकालना है P और संयोजन की फोकस दूरी निकालना है F, ठीक है। हमने संयोजन की क्षमता को हमने क्या मान लिया P, अब P इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, इसे F इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके इच्छा जो लिखना है लिख सकते हैं। अब बताइए P1 P2 दिया, हमें P निकालना है, तो बताइए P का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + P2। P1 का मान कितना है -1.5 और प्लस P2 का मान कितना है 3.5। तो कितना गया यहाँ पर 0 तो नहीं 2, यानी 2.0 यानी 2 आएगा। ये कितना गया 2 डायोप्टर आ गया, यानी संयोजन की क्षमता 2 डायोप्टर आ गया। तो हमें निकालना है संयोजन का फोकस दूरी। तो जब संयोजन का क्षमता दिया है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, फोकस दूरी निकाल सकते हैं। कैसे, तो P का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, हमें निकालना F, तो F का फॉर्मूला क्या होगा 1/p, 1/देखिए P का मान कितना है 2। अब चूंकि डायोप्टर में है तो फोकस किस में होगा, मीटर में होगा, तो आप यहीं पे आंसर कर सकते हैं। इसको सेंटीमीटर बदल लेते, कितना आएगा 1/2 गुणे 100 सेंटीमीटर, तो कितना गया यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला, हालांकि देखिए ऐसे दोनों पावर दिया था ना, हाँ ठीक है। मान लीजिए दोनों फोकस दूरी दिया होता है, सीधे ये फोकस निकालना है, तो उसके भी फॉर्मूला होते हैं, बट ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला से क्या करेंगे, हमेशा सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे। दो लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, एफ का मान दिया है कितना 100। अब एफ क्या है, संयोजन की क्षमता, संयोजन की फोकस दूरी, आप यहाँ इक्विवेलेंट लगा सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, F1 का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो दूसरे लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी निकालना है, यानी दूसरा लेंस का क्या निकालना है, क्षमता निकालना है, P2 निकालना है, और उसका फोकस दूरी निकालना है, F2 निकालना। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब बताइए इसमें एक मिनट, लेंस के बारे में नहीं बोला है, कौन क्या है, चलिए नहीं बोला है तो जो चिन्ह दिए यही चिन्ह के अनुसार लेके चलेंगे, ठीक है। अब बताइए F1 दिया, हमें F2 निकालना है, P2 भी निकालना है, ठीक है। अब बताइए P2, तो P2 कब निकलेगा, ये संयोजन का फोकस दूरी दिया है, देखिए संयोजन का फोकस हम संयोजन की क्षमता निकाल सकते हैं, लेकिन संयोजन की फोकस दूरी का भी फॉर्मूला होता है, कैसे, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। P = होता है P1 + P2, इस P को हमेशा लिख सकते हैं 1/f बराबर, इसे लिख सकते हैं 1/f1 + 1/f2। जैसे 1/f का मान कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आएगा F1 F2, और यहाँ हो जाएगा F2 + F1। इसको उल्टा करते क्या हो जाएगा यहाँ पर F, इसको उल्टा करते क्या होगा F1 F2, अब बटा में क्या आएगा F2 + F1 लिखे, चाहे F1 + F2 लिखे, बात है क्या। यदि ये फॉर्मूला रहता तो क्या हो, डायरेक्ट बनेगा, बट आपको तो फॉर्मूला नहीं लिख पाए थे, तो फिर सर क्या करें, हम बोले थे कि आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला से ही बनाएंगे, ज़्यादा फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कैसे ये सब आता है। अब ध्यान देंगे, हमें P2 निकालना है, तो P2 कब निकले, जब हमें P1 पता हो और P पता हो, ठीक है। तो F1 से तो हम P1 निकाल सकते हैं ना, आसानी से निकाल सकते, कैसे सर F1 दिया तो हम P1 निकाल सकते हैं। P1 का फॉर्मूला क्या होगा 1/f1, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। सर पावर निकालना है डायोप्टर में, तो डायोप्टर में कब आएगा, जब फोकस दूरी किस में हो, मीटर में हो, तो आ गया 25/100 मीटर, यानी कितना गया 1/4 मीटर, ठीक है। तो कितना गया यहाँ पर 1/f का मान कितना है 1/4, यानी कितना गया 4 डायोप्टर। तो P1 का मान 4 डायोप्टर आ गया। P2 निकालना है तो हमें P पता नहीं चाहिए, P माने संयोजन की क्षमता पता नहीं चाहिए। सर संयोजन की क्षमता कहाँ से निकलेगा, F से निकलेगा, जब संयोजन का फोकस है तो संयोजन की क्षमता निकाल सकते हैं। तो P का फॉर्मूला क्या होगा 1/f, P का फॉर्मूला होता है 1/f, तो 1/, इसमें f का मान कितना है 100 सेंटीमीटर, यानी कितना है 1 मीटर आएगा, ठीक है। 1/1 यानी कितना है 1 डायोप्टर, ठीक है। तो P का मान दिया 1 डायोप्टर, P1 का मान दिया 4 डायोप्टर, तो हमें किसका मान निकालना है P2 का, किसका मान निकालना है P2 का मान निकालना है। तो बताइए P बराबर क्या होता है P1 + P2, P का मान कितना निकाल चुके हैं 1, P1 का मान 4, P2 का मान नहीं पता है, P2 का मान कितना गया 1 - 4 = P2, यानी P2 का मान कितना आ गया -3 डायोप्टर, कितना गया -3 डायोप्टर। तो एक आंसर बैठा गया। अब हमें निकालना है F2, तो P2 आ गया, तो यहाँ से F2 निकाल देंगे, कैसे F2 का फॉर्मूला क्या होगा 1/P2, 1/-3, ये आएगा मीटर में क्योंकि डायोप्टर में है, इसको सेंटीमीटर बताइए कितना आएगा यहाँ पर
-1/3 गुणे 100 सेंटीमीटर, यानी कितना यहाँ पर 33.33, ठीक है, यानी -100/3 सेंटीमीटर आंसर। अब इसको दशमलव में बदल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, ओके, यानी P का मान कितना है 2 डायोप्टर, 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु यानी एच का मान 10 सेंटीमीटर, लेंस से इतनी दूरी पर रखने पर, यानी वस्तु को, यानी यू का मान कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, ये प्लस है माइनस में होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, यानी एच डैश निकालना है। अब देखिए पावर प्लस में लेकिन माइनस में देखिए, तो इसमें क्या बोला, एक लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बोला, लेंस के बारे में तो बोला नहीं है, 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को दूरी पर रखने, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, ओके। अब इसमें लेंस की क्षमता बोला, इसमें लेंस का प्रकृति नहीं बताया है ना, यानी दोनों हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 केस बनेगा, एक केस हो सकता है कि लेंस क्या है उत्तल लेंस, एक केस हो सकता है लेंस क्या है अवतल लेंस, दोनों केस लेकर हल करते हैं लोग। तो स्थिति 1, यदि उत्तल लेंस हो, यदि उत्तल लेंस हो तो P का मान क्या होगा 2 डायोप्टर, प्लस में होगा, H वही रहेगा और U का मान वही रहेगा। इसमें आपको निकालना है एच डैश इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसमें और कुछ, ठीक है, ओके। अब बताइए, तब यदि उत्तल लेंस है तो ये आ गया, अच्छा यदि अवतल लेंस होता तो क्या होता है, खाली यहाँ बदलता है, P का मान क्या होता है माइनस, बाकी सब क्या होता है सेम होता है। तो सिर्फ हम ये वाला स्थिति हल कर रहे हैं, दूसरा स्थिति आप स्वयं हल करेंगे, ठीक है। अब बताइए हमें एच डैश निकालना है, एच डैश कब निकलेगा जब आवर्धन पता हो। अब आवर्धन पता हो तो आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या होता है एच डैश बाई एच, तो एच डैश निकालना है सर, यू दिया है भी पता होना चाहिए तब निकलेगा। एक और बात बोले कुछ पहले, जब कुछ ना पूछा है ना, जो निकालने से भिड़ जाएंगे, एक काम करते हैं जो निकालने से भिड़ते हैं, एच डैश निकालना है ना तो एच डैश पे आता है। एच डैश किस फॉर्मूला में होती है, एच डैश किस फॉर्मूला में है, एच डैश है एम वाला फॉर्मूला, तो सीधे वही फॉर्मूला लिखते हैं, एम बराबर क्या होता है एच डैश बट्टा एच। अब वैल्यू पुट कीजिए, एम का मान इसमें कोई दिया है नहीं दिया है, तो एम का एक फॉर्मूला पढ़े हैं लोग, क्या चाहिए वी बाई यू, तो वी बाई यू। अब देखिए एच डैश का मान निकालना है तो रहेगा, एच का मान कितना है 10, तो यहाँ लिख दिए 10। अब देखिए इसमें किसका मान दिया है, भी का मान इसमें कोई दिया है नहीं दिया है, तो उसको वैकेंट रख देते हैं। यू का मान दिया कितना -30, ध्यान देखिए -30, यहाँ के एच डैश बट्टा 10। अब ये सवाल कब बनेगा, जब हमें किसका मान पता हो, भी का मान पता हो, तो भी तो कहीं ना कहीं से खुश कर लाना पड़ेगा। अब हमें भी निकालना है तो भी, अब भी निकालना है तो एक काम करते हैं भी निकालते हैं, तो भी किस फॉर्मूला में आएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f। ध्यान देंगे 1/v, देखिए इसमें भी नहीं पता, ये तो निकालना है तो रहेगा ही, यू का मान -30, अब एफ दिया है नहीं दिया, यानी अब एफ खोज कर लाना पड़ेगा, एफ कहाँ से लाएंगे, तो पी दिया है तो यहाँ से एफ ला देंगे। चलिए निकालते हैं, तो पी का फॉर्मूला तो 1/f, तो यहाँ से एफ का फॉर्मूला क्या होगा 1/p, 1/p, पी का मान कितना है 2, तो 1/2 मीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 100 सेंटीमीटर में कितना गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एफ का मान कितना गया 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे 1/50। अब यहाँ से भी निकल जाएगा कैसे, तो 1/v का मान कितना आएगा, अभी माइनस प्लस दे रहे तो माइनस हो जाएगा, 1/50 - 1/30, इसका एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 150। चलिए तो कितना यहाँ पर 5 3 15, तो 3 यानी कितना यहाँ पर 3 माइनस 3 5 15 यानी 5, यानी कितना यहाँ पर -2 देखिए यहाँ पर ये कितना यहाँ पर -2/150, यानी कितना गया -1/75। तो 1/v यानी यहाँ से v का मान कितना गया -75 सेंटीमीटर। अब इस v का मान को यहाँ रख देंगे कितना -75, ये 0 0 खत्म, 25 3 75, यानी एच डैश का मान कितना गया 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना था एच डैश, हो गया आंसर, हो गया। अब एक तरीका ये भी है, कुछ समझ में नहीं है जो निकालना उसमें आप भिड़ेंगे, जोन घट रहा है कहीं खुश कर लाएंगे और रखते जाएंगे, खुश कर लाएंगे और क्या करेंगे रखते जाएंगे। तो एच डैश का मान बताइए प्लस में है कि माइनस में है, एच डैश का मान किस में है प्लस में, प्लस में मतलब इसका मान क्या हुआ, एक मिनट, इसमें एक मिनट, कौन सा लेंस है उत्तल लेंस है,
एक मिनट, इसमें दो केस हो सकता है, अनाभासी और वास्तविक। एक मिनट देखते हैं। उत्तल लेंस से तो पी का मान तो डायोप्टर ले लिया, एच का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, यू एच डैश निकालना है। ओके, यू तो हमेशा माइनस में रहेगा, एच डैश का मान कितना है 25। ठीक है, एक आ गया। अब अगला केस क्या होगा, तो अगला केस क्या लेंगे स्थिति 2 में, यदि अवतल लेंस हो तो अवतल लेंस किसी पे कर देंगे माइनस कर देंगे, एकदम इसी प्रोसीजर से क्या करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ दिया गया है 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु यानी एच का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ का मान 15 सेंटीमीटर, किसी अभिसारी, ऐसा अभिसारी लेंस मैंने कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, यानी प्लस में ही रहेगा। 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, क्या रखिए, वस्तु रखिए, वस्तु इतना 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, यानी यू का मान कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, प्लस है माइनस में, माइनस में। प्रकाश की किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति याद करें। अब इसमें बोला गया है ना किरण आरेख से बताना इसके आंसर क्या हुआ। चलिए, काम होता है किरण आरेख बनाता है, कौन लेंस बोला, अभिसारी लेंस है, उत्तल लेंस बोला है, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, उत्तल लेंस बनाते हैं। ठीक है, ये वाला क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र O, यहाँ पर F1, तो इसे दोगुना दूरी पे क्या होता है 2F1, यहाँ पर क्या होगा F2, तो यहाँ क्या होगा 2F2। ठीक है, सवाल में क्या बोला गया है यहाँ पर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी ये वाला दूरी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे। यू का मान दिया है -30, तो बताइए जब ये 15 है तो हयो 15 हुआ, तो हयो 15 नहीं कितना 30, यानी वस्तु कहाँ रखा गया, कन्फर्म यहाँ पर रखा गया, यहाँ पर वस्तु रखा गया। ठीक है, इसका ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब ये वस्तु, इस वस्तु को मान लेते हैं, अब इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन पता भी जब वस्तु 2F1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बने 2F2 पर बनेगा। ये बनाते हैं, समांतर किरण भेजते हैं तो कहाँ से आएगा फोकस से, और दूसरा O से भेजेंगे तो कहाँ से जाएगा, सीधे निकल जाएगा, एकदम यहीं पर कटना चाहिए। ठीक है, यानी कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, यहीं पर बनेगा। ठीक है, ये सीधा जाता है, सीधा, आप स्केलेबर यूज करेंगे तो सीधा बनेगा। ठीक है, अब तो ये वाला क्या हो गया A डैश, ये क्या होगा B डैश, तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या निकालना था, प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थिति कितना आ गया 2F2 पे, यानी कितनी दूरी पर 30 सेंटीमीटर पे, यानी इसमें V का मान कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। इधर उधर किसमें लेते हैं प्लस में, तो आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर बोला गया इसमें आकार, आकार बताने, यानी एच डैश का मान बताना है, तो एच डैश का मान क्या हो, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ही होगा, यानी ये भी कितना आएगा 5 सेंटीमीटर आएगा। इसे बस क्या बोला गया, इसमें प्रकृति बताएं, तो प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, तो लिखेंगे वास्तविक और उल्टा, ये माइनस में आएगा, वास्तविक और उल्टा, हो गया आंसर। ठीक है, हालांकि आप न्यूमेरिकल की तरीके से भी हल करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब यहाँ से दृष्टि दोष वाला सवाल शुरू है, ध्यान देंगे। तो 27, 28, 29, 30, 31, 5 सवाल हमें क्या देखना है, दृष्टि दोष वाला देखना है। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर दिया गया है, निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट से नहीं, थोड़ा सा याद कीजिए लोग, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में ऐसा बताइए, यदि कोई इंसान है जिसके आंख में कोनो दोष नहीं है, तो कहाँ से कहाँ तक वस्तु देख सकता है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर निकट बिंदु होता है, और यहाँ से कहाँ तक अनंत तक देख सकता है, यानी कोनो बीमारी नहीं है, 25 से अनंत तक देख सकता है। तो ये वाला है निकट बिंदु, वाला क्या है दूर बिंदु। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, यानी जो दूर बिंदु अनंत है ना, ये घट के कहीं नजदीक हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा बात। मान लेते हैं एक इंसान है जो 200 मीटर तक देख पाता है, यानी ये दूरी कितना हो गया, ये 200 मीटर पे है, यानी उसका दूर बिंदु 200 मीटर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको ये वस्तु दिखाई देगा तो सब दिखाई देगा, ये दिखाई देगा दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देगा दिखाई देगा, लेकिन इधर वाला वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। कौन दोष है बताइए, तो निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कौन दोष है, निकट दृष्टि दोष है। अब मान लेते हैं इसको ये वस्तु देखना है, ये वाला वस्तु देखना है, तो ये वस्तु जब इसको देखना है तो इसके पास दो विकल्प है, तो कहीं आगे चला जाए ना तो वस्तु को यहाँ उठाकर लाते हैं। ठीक है, तो लेंस जब हम लगाते हैं अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के कौन लेंस लगाता है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करता है, तो ध्यान सुनिएगा, ये वस्तु यहाँ पर है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, यदि इस वस्तु का प्रतिबिंब हम यहाँ बना दें, इसको हम यहाँ पर उठाकर लाते तो क्या दिखाई देगा, एकदम बिल्कुल दिखाई देगा। तो जब जैसे ही हम लोग यहाँ पर चश्मा लगाते हैं तो क्या होता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है यहाँ पर। तो जब ये प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनाते हैं, ये हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। अनंत की वस्तु देखना है तो अनंत के वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा,
तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। तो जब हम चश्मा लगाते हैं, चश्मा पता है क्या करता है, उस जो वस्तु को हमें देखना था ना, उस वस्तु को उठाकर वहाँ पर प्रतिबिंब बना देता है, जहाँ तक कि वस्तु हमें क्या होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, चलो अब इस सवाल को शुरू करते हैं, ध्यान देंगे। सवाल में क्या बोला है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है, यानी दूर बिंदु कितना है 1.5 मीटर पे है, वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त चश्मे के लेंस की क्षमता निकालें। हमें लेंस की क्षमता निकालना है। ठीक है, अब बताइए इसमें 1.5 मीटर से दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, यानी 1.5 मीटर तक देख लेता है ना, तो बताइए इसका संशोधन करना है, इस दोष को दूर करना है, तो चश्मा लगाएंगे लोग। तो चश्मा लगाएंगे, तो चश्मा क्यों लगाएंगे, तो चश्मा क्या करता है, उस जहाँ तक कि हमें वस्तु देखना था ना, वहाँ तक की वस्तु को इमेज बनाया था वहाँ पर। ठीक है, तो बताइए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यानी हम चाहते हैं दूर हो जाते चश्मा पहनेंगे, तो चश्मा पहनेंगे तो हमें कहाँ तक की वस्तु सब दिखाई देगी, अनंत तक की। यानी हम चाहते हैं वस्तु कहाँ तक दिखाई दे, अनंत तक, यानी यू का मान क्या होगा, इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी। अब जब हम लेंस लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे, तो चश्मा उस वस्तु का प्रतिबिंब, यानी अनंत पर वस्तु था, उसे कहाँ बना देगा प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब बनाएगा जहाँ तक हम देख पा रहे थे। कहाँ तक देख पा रहे थे, 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर। तो ये प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, तो जिधर वस्तु, ऐसा मानिए हम यहाँ से देख रहे हैं किसी वस्तु को, ऐसे इस वस्तु को देख रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इस वस्तु को देख रहे दिखाई नहीं दे रहा है, मानिए हमको यहीं तक दिखाई देता है। अब कोई हम यहाँ पर चश्मा लगा लेते, तो चश्मा क्या करेगा, इस वस्तु को उठा के यहाँ पर रख देगा, तो सर वस्तु को रहेगा नहीं, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना देगा। तो जब प्रतिबिंब बना तब तो दिखाई देगा, जैसे चश्मा हटाएंगे तो फिर यहाँ पर, चश्मा लगाएंगे तो फिर वस्तु यहाँ पर, तो इस वस्तु का हम प्रतिबिंब देखते हैं। चश्मा क्या करता है, प्रतिबिंब बना दिया, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, जिधर वस्तु था उधर प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु दूरी माइनस में, तो प्रतिबिंब दूरी किस में होगा, माइनस में। तो आप ऐसे भी सोच लीजिए, वस्तु सीधा था तो प्रतिबिंब भी सीधा बनना चाहिए। तो जो ये लेंस प्रतिबिंब बनाएगा सीधा, तो सीधा प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब दूरी किस में लेते हैं, माइनस में। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, बहुत तरीका है। तो यू आ गया, भी आ गया। ठीक है, हमें निकालना है लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता कम जब हमें एफ पता हो। अच्छा, इसमें क्या बोला है, लेंस की क्षमता निकाले, लेंस की क्षमता निकाले। अब प्रयुक्त चश्मे की, ऐसा क्या निकालना, अच्छा वो ओके, खाली क्या निकालना, क्षमता निकालना। ठीक है, तो यू दिया है, भी दिया है, क्षमता निकालना है। क्षमता कब निकले, जब हमें एफ पता हो। तो यू और भी दिया है, तो एफ कैसे निकालते हैं, लेंस सूत्र से, लिख देंगे लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। एक बटा इसमें v का मान माइनस 1.5 माइनस u का मान माइनस इन्फिनिटी बराबर 1/f, माइनस 1.5 माइनस माइनस प्लस, और 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा, 1/f। तो यहाँ से कितना गया, यहाँ पर 1/f का मान कितना गया, माइनस, ये दशमलव ऊपर 0 कर दें, 10/15, ये आ गया 1/f का मान। तो हमें f का मान निकालने, इसको उल्टा कर देंगे, तो f का मान कितना आ गया यहाँ पर, माइनस 15/10। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा ना, एक मिनट, मीटर में दिया था, किस में आएगा, मीटर में आएगा, यानी इतना मीटर आ गया। ठीक है, ये किसका मान आ गया, फोकस का मान आ गया। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है क्या चीज़, क्षमता निकालना है। तो p का फॉर्मूला क्या होता है, p का फॉर्मूला 1/f, तो 1/f, f मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में ही है, तो ये कितना गया, माइनस 15/10, यानी 10 ऊपर आएगा तो कितना गया, माइनस 10/15। हालांकि हमें देखिए 1/f का ही ना मान निकला था, यही क्या होता, क्षमता होता। ठीक है, तो माइनस 10/15 डायप्टर, ये हो गया आंसर। इसे थोड़ा सा कटा देते, कितना आ गया यहाँ पर देखिए, तो 5 दूना 10, 5 3 15, तो माइनस 2/3, यानी माइनस 0.66, यानी यहाँ पर एक और 6 है, तो राउंडिंग ऑफ करते कितना लिख सकते हैं, 0.67, कितना लिख सकते हैं, 0.67 डायप्टर आंसर। अब देख लेंस की क्षमता माइनस में है, यानी कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। हम पढ़े भी थे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने इतनी दूरी पर है। अब यानी दूरबिंदु कितना है, 120 सेंटीमीटर पर। इसका माने क्या हुआ, वह 120 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख पाएगा, उससे दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। ठीक है, अब देखिए जब इसका इलाज करेंगे लो, तो कन्फर्म में हम चाहते हैं वस्तु कहाँ तक देखें। तो इसमें बोला है अत्यधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, अत्यधिक दूरी माने कहाँ तक देखना है, अनंत तक देखना है, तो यू का मान माइनस इन्फिनिटी। और जो हम लेंस लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे, वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, दूर बिंदु पर 120 सेंटीमीटर पे, तो माइनस 120 सेंटीमीटर। यहाँ बोला गया है कि देखने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति बताएं, क्षमता बताएं। तो हमें क्या बताना है, लेंस की प्रकृति, लेंस की प्रकृति, और बताना है लेंस की क्षमता, यानी p = व्हाट। हालांकि आप ऐसे ही प्रकृति बता सकते हैं, कैसे, जब निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, अवतल लेंस। तो आप वैसे बता सकते हैं अवतल लेंस होगा, बट आप p निकाल के भी बता सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए हम पी निकालते हैं। पी निकालने से पहले क्या निकालना होगा, एफ निकालना होगा। तो यू दिया है, भी दिया है, एफ निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। एक बटा देखिए भी का मान -120 माइनस यू का मान -∞ बराबर 1 है माइनस माइनस प्लस 1/∞ जीरो नहीं, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से 1/f का मान कितना आ गया, 1/-120। यहाँ से f का मान कितना आ गया, -120 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर में हमें क्षमता निकालना है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो -120/100 ये क्या आ गया, मीटर आ गया। ठीक है, हमें निकालना है p। तो p का मान क्या होता है, p का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। तो 1/, देखिए f का मान कितना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, कितना गया 6, ये कितना गया 5, यानी -6/5। यहाँ गया -6/5, ये 5 ऊपर आएगा तो कितना गया -5/6 डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ऐसे सिंपल है। लेंस की प्रकृति तो लिख लेंगे खुद से, लेंस की प्रकृति पावर है माइनस में, तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति -1.5 डियोप्टर क्षमता वाले लेंस का चश्मा पहनता है, व्यक्ति के नेत्रों में कौन सा दोष है, उस व्यक्ति के नेत्र का दूरबिंदु क्या है। ठीक है, ध्यान देंगे। पहला बात बताइए, व्यक्ति जो किस क्षमता का लेंस पहनता है, -1.5 डियोप्टर, यानी पी का मान कितना दिया है, -1.5 डियोप्टर। अब देखिए लेंस की जो क्षमता है माइनस में है, माइनस में यानी कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो यहाँ बोले लेंस की चश्मा यानी व्यक्ति के नेत्र में कौन सा दोष है, बताइए। पी का मान माइनस में यानी कौन सा लेंस लगा होगा, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस यानी कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। तो ये तो कन्फर्म है, कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। क्यों, क्योंकि क्षमता है माइनस में, यानी अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के इलाज में किया जाता है। एक आंसर मिल गया। उस व्यक्ति के नेत्र का दूरबिंदु, हमें क्या निकालना है, नेत्र का दूरबिंदु निकालना है। असल निकट दृष्टि दोष में यू का मान क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। माने दूर वाला दिक्कत है, जब चश्मा पहनेंगे तो हमारा पर्पस क्या होगा, कहाँ तक वस्तु दिखे, अनंत तक दिखे। दूरबिंदु यानी भी निकालना है, भी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो पी दिया है, यू दिया है, हमें भी निकालना है। तो भी कम निकला, जब हमें एफ पता होता है इस डेटा से एफ निकाल लेंगे। तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/p। 1/p का मान कितना है, -1.5। ये किस में आएगा, मीटर में। इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर, ये कितना आएगा यहाँ पर, -10/15 × 100 सेंटीमीटर। तो कितना यहाँ पर 5 × 10 5 3 15। ठीक है, यानी कितना गया 200/3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब एफ आ गया, हमें क्या निकालना है, भी। क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा वही क्या दूरबिंदु होगा। जब हम चश्मा पहनेंगे तो चश्मा क्या करेगा, उस अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, भी पे बनेगा, और जहाँ बनेगा वही हमारे क्या होगा, दूरबिंदु होगा। तो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। देखिए यहाँ पर 1/v, भी का मान नहीं पता है, ये निकालना है। u का मान -∞, 1/f का मान -200/3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो कितना गया यहाँ पर 1/v, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, बराबर ये माइनस ऊपर करते हैं, यानी -3/200। ठीक है, तो ऐसे भी का मान कितना गया, ये आ गया -200/3 सेंटीमीटर। तो भी का मान इतना, तो यही क्या होगा, दूरबिंदु। यही क्या होगा, दूरबिंदु। लिख सकते हैं अतः नेत्र का दूरबिंदु, लिख देते हैं भाषा में लिख देंगे, अतः नेत्र का दूरबिंदु 200/3 सेंटीमीटर दूरी पर है। हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया, यहाँ पर ध्यान देंगे। सवाल है यहाँ पर, 1 मिनट, हेलो। ठीक है, एक व्यक्ति 4 मीटर की दूरी तक ही साफ साफ देख पाता है। ध्यान देंगे, कहाँ तक देख पाता है, 4 मीटर तक की वस्तु को देख पाता है, उसके दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। यहाँ भी कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। उसके लिए ऐसे लेंस की क्षमता बताइए जिसे 16 मीटर की दूरी तक साफ साफ देख सके। अब देखिए यहाँ पे कंडीशनल क्वेश्चन है, आपको एक ऐसे लेंस का क्षमता बताना है जिसे 4 तक देख पा रहा था, लेकिन अब वो 16 तक देख पाए। अनंत तक नहीं दिखवाना है, 16 तक ही दिखवाना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम 16 तक की वस्तु को दिखवाना है। तो अब यहाँ पे यू का मान क्या होगा, 16। हम चाहते हैं अनंत तक देखना है, तो यू का मान क्या लेते, अनंत लेते, तो 16 तक देख सके। 1 मिनट, 30-31 से क्या क्या है, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर 30-31 अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको बताते हैं। यहाँ तक देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति 4 मीटर दूर तक की वस्तु को साफ साफ देख पाता है।
उसके लिए ऐसे लेंस की क्षमता बताइए जिससे 16 मीटर दूर तक की वस्तु, तो कहाँ तक देखना चाहता है वस्तु को, 16 मीटर तक की वस्तु देखना चाहता है, यानी यू का मान कितना होगा, यू का मान, तो यू का मान होगा -16 सेंटीमीटर। जब चश्मा लगाएगा तो चश्मा उस वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, 4 पर बनाएगा, यानी v का मान कितना होगा, -4 सेंटीमीटर। हमें बताना है उस लेंस की क्षमता, यानी p = व्हाट। तो यू दिया है, v दिया है, f निकालना है, तो f कैसे निकालेंगे, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। देखिए 1/v, v का मान कितना है, -4 - 1/u, u का मान कितना है, -16, यहाँ 1/f है तो 1/f, तो कितना है, -1/4 ये प्लस 1/16 बराबर 1/f। हमें क्या निकालना था इसमें, लेंस की क्षमता, ठीक है, हमें लेंस की क्षमता निकालना है, पी निकालना है, हालांकि यहाँ पर लिखा जा चुका है पी निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 16 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 16, 4 से 16 यानी -4 + 1 बराबर 1/f। ये कितना गया यहाँ पर, -3/16 बराबर 1/f। तो इसको उल्टा कर दे कितना होगा, -16/3, यानी f का मान कितना गया, -16/3। अभी किस में था, सेंटीमीटर में, तो भी किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो फोकस का मान आ गया इतना सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या निकालना है, पावर। तो सेंटीमीटर को किस में बदलना होगा, मीटर में, तो -16/3। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, बटा में क्या आएगा, 100 ही हो गया मीटर, यानी कितना गया, -16/300 मीटर। हमें निकालना है पी, तो पी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/f, 1/f का मान कितना है, -16/300। ये 300 ऊपर आएगा तो कितना गया, 300 माइनस नीचे ऊपर बात है क्या है, 16 डायप्टर, ठीक है। कटालते हैं, 4 से कटे, 4 × 16 भाई कितना है, तो 4 4 7 28 2 4 बचे, 75/4, यानी -4 × 4 3 4 × 8 32 3 4 7 28, यानी 18.75 डायप्टर आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट सवाल है, ध्यान देंगे। सवाल दिया यहाँ पर, एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। अब ये देखिए, निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, कौन दोष है, दूरदृष्टि दोष है। तो बताइए कहाँ तक देख लेता तो सही होता है, 25 सेंटीमीटर तक दिखता तो सही होता है, बट सवाल पढ़ने की कहते हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता, यानी 50 तक देख सकता है, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी आवश्यकता उसे 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए होगी। 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को देखना है उसे, यानी वस्तु दूरी कितना दिया है, तो यू का मान दिया है 25 सेंटीमीटर, जो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। अब बताइए कहाँ तक की वस्तु को देख पाता है, 50 सेंटीमीटर, उससे नज़दीक नहीं दिखाई देता है। तो यदि इस वस्तु का इमेज 50 सेंटीमीटर बने तो दिखाई देगा ना, यानी v का मान कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, जो किस में होगा, माइनस में होगा। तो जो चश्मा लगाए वो चश्मा क्या करेगा, जो वस्तु 25 पर था उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, 50 पर, और हमें 50 पर तो दिखाई देता है, तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, उस लेंस की फोकस दूरी निकालना है, यानी पावर नहीं निकालना, सिर्फ एफ निकालना है, ठीक है। तो हो गया, यू दिया, वी दिया, एफ निकालना है। कौन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र के अनुसार क्या होगा, 1/v - 1/u = 1/f। 1/v, देखिए तो v का मान -50 माइनस यू का मान -25 बराबर 1/f। तो ये कितना गया यहाँ पर, -1/50 प्लस 1/25 बराबर 1/f। इसका लघुत्तम कितना आएगा, 50, ये -1 + 2 बराबर 1/f। तो ये कितना गया ऊपर, 1/50, यानी यहाँ 1/f, यानी यहाँ से f का मान कितना गया, 50 सेंटीमीटर आंसर। अब देखिए फोकस दूरी माइनस प्लस में क्यों आ रहा है, प्लस में, तो प्लस में होता है उत्तल लेंस, और हम जानते हैं दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह कर क्या होता है, न्यूमेरिकल बनाने का पूरा तरीका, और साथ ही साथ 31 क्वेश्चन जो भी था सब कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।